बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेक अप पाकिस्तान। मिनी बजट आ चुका है, महंगाई का तूफान बढ़ चुका है, माशी बहरान सामने नजर आ रहा है और हर कोई परेशान है। यकीनन इस परेशानी का हल हमें तभी मिलेगा जब अपने बड़े बड़े सेक्टर्स को सपोर्ट करेंगे, सही पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आएंगे और इंप्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर किया जाएगा। आज जिस सेक्टर का हम जिक्र करने लगे हैं वो है ऑटो सेक्टर। बचपन से हर लड़के को तकरीबन गाड़ियों का शौक होता है और पाकिस्तान में गाड़ियों की सनत हो, मोटरसाइकिल की सनत हो, पूरा ऑटो सेक्टर इस वक्त एक बहरान से गुजर रहा है, जिसको आज के हम प्रोग्राम में वेक अप पाकिस्तान में इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने पैनल का तारुफ आपसे कराना चाहूंगा। मेरे राइट पर मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद अब्दुल रहमान एजाज साहब। आप डायरेक्टर हैं टेक्नो पैक प्राइवेट लिमिटेड के, फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज एंड मैन्युफैक्चरर्स। थैंक यू सो वेरी मच अब्दुल रहमान साहब। साथ साथ उनके साथ मौजूद हैं मिस्टर साद शीरानी साहब। आप जो हैं डायरेक्टर हैं शीरानी इंजीनियरिंग कराची के, फॉर्मर एसवीपी हैं पाकिस्तान ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर्स के। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया शीरानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। साथ साथ मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है एचएम शहजाद साहब ने। आप चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के। शहजाद साहब आपका शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद हैं हसन जाफरी साहब, मार्केटिंग मैनेजर हैं दीवान मोटर्स के। थैंक यू हसन साहब, आपने कीमती वक्त दिया। हमें जूम पे ज्वाइन करेंगे, स्काइप पे ज्वाइन करेंगे उस्मान असलम मलिक साहब। आप हैं इस वक्त करंट एसवीसी पापाम के, साथ साथ आप रेडिएटर एक्सपोर्टर भी मैं समझता हूं नंबर 1 है इस वक्त पाकिस्तान की। तफसीलन आपसे डिस्कस करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल रज़ाक गौहर साहब, ओनर इन्फिनिटी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग भी उनका इन्फिनिटी के नाम से ही। और हमें ज्वाइन करेंगे सलमान शाह साहब जो कि साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। अच्छा, ऑटोमोटिव सेक्टर क्या है, थोड़ा सा आपको थोड़ा ब्रीफ आउटलाइन में दे दूं बिफोर गोइंग इनटू डिस्कशन। हम जानते हैं कि एक्सचेकर को तकरीबन 30 अरब रुपए का इससे बेनिफिट रेवेन्यू जमा होता है। प्रोडक्शन की बात करें तो 21-22 में तकरीबन 2,26,000 गाड़ियां पाकिस्तान में बनी है। जीडीपी का तकरीबन 2.8% हिस्सा है। एक्सपोर्ट्स $15 मिलियन हैं। लेबर यानी जो लोग इसमें काम करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट 29 लाख 2.9 मिलियन पीपल कनेक्टेड हैं इस सेक्टर से। लेकिन इस सेक्टर का जो हाल है, हम जानते हैं कि 2016 से 2021 तक जो ऑटो पॉलिसी आई थी उसमें कहा गया कि नए नए प्लेयर्स पाकिस्तान में आए और फिर हमने देखा लाइन लग गई, बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में एंटर हुए। किया आया, पोजो आया, एमजी आया, चेरी आया, ये आया, वो आया, बहुत सारी गाड़ियां आ गई। लेकिन जो अगली ऑटो पॉलिसी आई वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी। लेकिन जो नए प्लेयर्स आए थे इनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई। आए दिन हम सोशल मीडिया पर खबरें देख रहे होते हैं, इस कंपनी का प्लांट बंद हो गया, इस कंपनी का प्लांट बंद हो गया, इसकी कीमत बढ़ गई, इसको एलसी का प्रॉब्लम, इसको डॉलर का प्रॉब्लम। सिचुएशन है क्या ऑटो सेक्टर की, जानने के लिए ये शो आपके लिए देखना आज बहुत जरूरी है। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करता हूं मैं अब्दुल रहमान एजाज साहब के साथ, क्योंकि यकीनन आप टेक्निकल पहलू को जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। पापाम के भी आप सीनियर रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं। रहमान साहब, ऑटो सेक्टर आज मुल्क में कहां खड़ा है? जो इंपॉर्टेंस इसकी होनी चाहिए थी क्या वो है, और अगर नहीं है तो क्यों? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जैतोई साहब। सिलसिला ये है कि इस वक्त ऑटो सेक्टर और बहुत सारे दूसरे सेक्टर इकॉनमी के वो टोटल कोलैप्स की तरफ रवा दवा हैं। पिछले साल जो हमारा 21-22 का साल था वो वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स था फॉर ऑटो सेक्टर्स। मैक्सिमम हमारी प्रोडक्शन हुई और 3 लाख के करीब हमने गाड़ियाँ और वो एसयूवीज़ और पिकअप्स वगैरह बनाई। इसी तरह 13.5 लाख मोटरसाइकिल सिर्फ होंडा मोटरसाइकिल ने अकेले बनाई। इसी तरह ट्रैक्टर्स में बूम था। मगर जुलाई के बाद से सेक्टर बिल्कुल तबाह हाल हो गया है। पहले स्टेट बैंक ने हमें इजाज़त दी कि आप अपनी जो पिछले साल की प्रोडक्शन है उसकी 50% प्रोडक्शन कर सकते हैं और उस हिसाब से हमें एक कोटा दिया गया और वही एलसीज खुल रही थी। मगर 27 दिसंबर को जो सर्कुलर आया स्टेट बैंक का, उसके बाद से ये पूरा जनवरी हमारे लिए एक ब्लैकआउट पीरियड है। नॉट ए सिंगल एलसी वाज इस्टेब्लिश्ड और इसकी वजह से जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो पाए और पार्ट्स इंपोर्ट नहीं हो पाए, इसकी वजह से हम ये समझते हैं कि समवेयर बिटवीन मिड मार्च टू अप्रैल एक टोटल ब्लैकआउट पीरियड होगा। जो इंडस्ट्री सिसक के 40-50% वॉल्यूम्स पे चल रही थी वो भी टोटल बंद हो जाएगी। 2.5 से 3 लाख नौकरियां गई हैं सर इस सेक्टर में। ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने जैसे खुद अभी बताया अपने प्रीएम्बल में कि 2.9 मिलियन की एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर के अंदर है। और आपको ये मैं बताता चलूँ कि एम्प्लॉयमेंट ऑटो पार्ट असेंबलर्स या ऑटो असेंबलर्स नहीं जनरेट करते। एम्प्लॉयमेंट हमारे सेक्टर में जनरेट होती है, जहाँ तकरीबन 800 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो इनके पुर्जाजात बनाती हैं और इन OEMs को सप्लाई करती हैं।
और 300 तो तकरीबन हमारी एसोसिएशन की मेंबर्स हैं जो लार्ज साइज़ कंपनियां हैं, इसके अलावा छोटी कंपनियां हैं, फिर हमारी सब सप्लायर्स हैं, वो सारी कंपनियां मिला के कोई 800 कंपनियां बनती है। आप सोचिए 800 कंपनियों में से अगर एम्प्लॉयमेंट जो है अभी 2-2.5 लाख की गई है तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो आप समझिए जब 50% हमें एलसी या प्रोडक्शन पे ले आया गया बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड, तो नतीजा ये निकला है कि 2-2.5 लाख गई हैं और हम बहुत तकलीफ़ के साथ बाकी एम्प्लॉयमेंट्स को बचा रहे हैं। बट अगेन जो इस जनवरी में ब्लैकआउट पीरियड आया है और अगले मार्च, मैंने आपको जैसे बताया, मार्च और अप्रैल में हमारी फैक्ट्रीज टोटली क्लोज डाउन होना जा रही हैं। मैं समझता हूँ एटलीस्ट 1 मिलियन एम्प्लॉयमेंट विल बी लॉस्ट, जॉब्स विल बी लॉस्ट समवेयर इन मार्च एंड अप्रैल। और ये आसान नहीं होगा री एम्प्लॉय होना लोगों को। एक चलता हुआ पहिया जब रोक दिया जाता है तो उसको रीस्टार्ट करने में बड़ा टाइम लगता है। 10 लाख नौकरियां जाएंगी सर, इसका इम्पैक्ट कितने लोग मुश्किलात का हम शिकार हो जाएंगे मजीद, अल्लाह रहम करे। शिरानी साहब, वेलकम टू यू। आप इस सवाल का जवाब क्या देंगे? आप इस वक्त सेक्टर का आउटलुक कैसा देख रहे हैं, फोरकास्ट कैसी देख रहे हैं? देखिए, फोरकास्ट तो जो रहमान साहब ने बताया, मेजर फिगर्स तो वही हैं, जॉब लॉस तो है। सिर्फ चीज़ जो देखने वाली है वो कि हम कितनी जल्दी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे रहमान साहब ने कहा एक दफ़ा बंद हो गया इसको रीओपन करना, और बाय नाउ वीव कम टू द एंड। हम बिल्कुल जनवरी में आ गए हैं जहाँ हमारी एक भी एलसी नहीं खुली है, विच मीन्स कि ये जो लॉस्ट पीरियड है ये हम नहीं कवर अप कर सकते किसी भी तरह। तो सिचुएशन यही है हमारे पास। हमारा इंटरेस्ट रेट का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी सेल के स्लो डाउन होने का। हमारा मतलब हमारे पास वन आफ्टर अनदर रीजंस हैं ही जो कि पाइल अप होते चले जा रहे हैं। तो क्योंकि ऑटो सेक्टर को हम सीरियस नहीं लेते थे, मजाक समझते थे कि जस्ट पीस ऑफ केक चलता रहेगा अपने पंप। खैर है, देखिए, मजाक अगर नहीं समझते थे तो फिर हम यहाँ कैसे आ गए? एक सवाल तो ये बनता है Exactly. कि हम एट सम पॉइंट हम सीरियस नहीं ले रहे थे। हम ये नहीं रियलाइज़ कर रहे थे कि 2.9 मिलियन लोगों को ये सेक्टर एम्प्लॉय कर रहा है। ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेड सेक्टर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सबसे ज़्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड सेक्टर हम हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं, ईच एंड एवरी कंपनी। तो लॉस ऑफ एक्सचेकर तो हर सूरत में ही है, बेरोजगारी भी है, लॉस भी है, लेकिन स्टिल पॉलिसी फ्रेमवर्क और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसमें अमल दरामद के इश्यूज हैं। लेकिन रहमान साहब ने जो बात बोली कि 10 लाख नौकरियां जाएंगी, अभी तो सिर्फ 2.5-3 लाख की बात हो रही है, दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। अल्लाह ताला खैर करे। मैं दुआ गो हूँ। गुफ्तगू में शामिल करूँ HM शहजाद साहब को, क्योंकि आप ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। तो गाड़ियों का बड़ा कारोबार है शहजाद साहब, और उस कारोबार में तो आप जानते हैं ओन भी है, ये भी है, वो भी है, बड़ी कमाई है। तो लोग समझते हैं कि आप सबसे ज़्यादा रईस सेक्टर हैं इस ऑटो सेक्टर का। तला साहब, बात यह है कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, पाकिस्तान के लिए जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे जो पुराने प्लेयर्स, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, मोनोपोली जिनकी थी, मोनोपोली है आज तक है। इन्होंने आज तक कभी इस मुल्क को आवाम की क़ुव्वत खरीद में गाड़ी नहीं दी। आज तक ये असेंबलर्स हैं। अभी रहमान भाई ने एक बात की कि पार्ट्स नहीं आ रहे जी, एलसीज की वजह से। एलसीज नहीं आ रही। 40 साल हो गए सुजुकी को जी, टोयोटा होंडा को, दोनों को 28, 30 साल हो गए। ठीक। आज तक हम कभी सोचा नहीं ना हमने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, हालांकि वो इतना अच्छा दौर था। ये चाहते तो यही लोग जो पार्ट्स बना के दे रहे हैं, आज यही तमाम चीज़ें जो ये खुद कह रहे हैं अभी कि हम पार्ट्स नहीं मंगा पा रहे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें 100% गाड़ी मेड इन पाकिस्तान बनानी थी आज से 25-50 साल पहले, हम आज तक 25-50 साल को भी छोड़ दें। अच्छा मैं कहता हूं कि ये तो बड़ा अच्छा दौर था ना, 2005 से लेके 2010 तक का। जी, मैं आपको 82-81 की बात नहीं कर रहा, जब डिलीशन प्रोग्राम पर इन्होंने मलाई खाते हुए और लड्डू खाते हुए साइन किए थे कि आइंदा 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होगी। इतना पीछे ना जाए, लोग भूल चुके हैं। आगे की बात करें। बात यह है कि ये सेक्टर बहुत कुछ इस मुल्क को दे सकता था। हम अपने मुल्क की ज़रूरत भी पूरी करते और एक्सपोर्ट भी करते, लेकिन नहीं। इन तमाम लोगों के मुंह, जो पुराने प्लेयर्स और जो नए प्लेयर्स हैं, इनके मुंह पर खून लग चुका है। मैं आपसे हकीकत कह रहा हूँ। ये कौन सी एलसी की बात कर रहे हैं, कौन से स्टेट बैंक से पैसे लेने की बात कर रहे हैं? इनकी 100% गाड़ियाँ तो एडवांस भी की हुई होती हैं, आवाम का पैसा इनकी जेब में होता है, और यही पैसा बैंकों को जो है सूद पर दिया हुआ होता है इन्होंने। तो ये क्यों मोहताज हैं भाई? क्यों आप हुकूमत से डॉलर लेने के लिए मोहताज हैं? मैं माजरत के साथ इन लोगों को नहीं कह रहा। ये तो मैं टोयोटा, होंडा, सुजुकी की बात कर रहा हूँ। बड़े प्लेयर्स हैं, और फिर इन्होंने कहा कि 29 लाख जॉबें दी हुई हैं हमने।
ये भी झूठ, इतना बड़ा झूठ के पूछो मत। क्या टोयोटा, होंडा, सुजुकी या इवन जो जितने भी नए प्लेयर्स आए हुए हैं, इनकी अपने पास कि कितनी लोगों को इन्होंने जॉब दी हुई है। पक्की नौकरियां तो है नहीं, रोजगारी के ऊपर जो रोजाना की जो आप गाड़ियों की कंपनियों की बात करें ना, मोटरसाइकिल में तो वो 95% मेड इन पाकिस्तान है। मैं मोटरसाइकिल की बात ही, मेरा मौजू ही नहीं है। इनका मोटरसाइकिल भी इनका काम है ना, मेरा मौजू ही नहीं, इसलिए वो कह रहे थे। मैं तो बात कर रहा हूँ गाड़ियों की। वो एम्प्लॉयमेंट मोटरसाइकिल मिला के बता रहे हैं हम। देखें मैं एक बात कहूँ, जब भी इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, रहमान साहब अपने तौर पे कह रहे हैं, उनका एक मौक़िफ़ है, मेरा अपना एक मौक़िफ़ है। मैं इनके मौक़िफ़ की जो है वो एहतराम करता हूं और अपने के भी करता हूं। मैं अपने लिए भी जो मैं कहना चाहता हूँ वो कह रहा हूँ। हक़ाइक़ पता चलने चाहिए। देखें इस वक्त ये जो दौर जा रहा है ना, ये नो डाउट बहुत बुरा दौर जा रहा है, और हमें इस मुल्क को बचाने के लिए हर वो काम करना चाहिए जिससे ये मुल्क बचे, यहाँ की सनतें बचें। लेकिन मेरा सवाल ये कि सनत नहीं है, ये असेंबलर्स हैं। आप बात को समझ रहे हैं? ये बहुत पहले बहुत कुछ किया जा चुका होता, लेकिन इसमें ये असेंबलरों के साथ साथ हुकूमत वक्त जो आई, जो उनको टाइम देती रहीं, 1 साल का दे दिया, 2 साल का दे दिया, 5 साल का दे दिया, फिर 5 साल की पॉलिसी एक आ गई, फिर हुकूमत बदली हो, उसने 5 साल की पॉलिसी दे दी। घर में आटा नहीं है, तला साहब माँ को कह रहे हैं पूरियाँ पकाओ, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। और यार खुदा को मानो, लोकल डिमांड पहले, लोकल डिमांड आपकी है नहीं, लोकल डिमांड आप पूरी कर नहीं रहे, आप एक्सपोर्ट की बात करें। उन पॉलिसी बनाने वालों को भी मुझे क्या कहूँ मैं, उन्हें शर्म नहीं आती कि वो एक्सपोर्ट की इनसे तवक्कात रख रहे हैं। उन्हें चाहिए था पहले मुल्क के अंदर वो गाड़ी जो कुव्वत खरीद में हो। क्या आज एक वो चूचू का मुरब्बा जो उन्होंने 650 सुजुकी ने बनाया हुआ है, वो इस काबिल है कि उसमें 28 लाख रुपए की गाड़ी लेके आप बैठेंगे? अल्लाहु अकबर, 28 लाख। पिछले 2 साल में ये टोयोटा वालों की यारस आई है, डबल कीमत हुई है। जो गाड़ी 24 लाख की लाए थे, आज वो 50 लाख रुपए की गाड़ी है। आज फिर प्राइस बढ़ा दी है टोयोटा ने, इस महीने में 2 मरतबा प्राइस बढ़ा है। सर आपने वो तस्वीर नहीं देखी इंडस मोटर कार कंपनी के नुमाइंदे मरियम साहिबा के सामने गिफ्ट लेकर गए हुए थे? वो कितना बड़ा जॉग है, वो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी तस्वीर, कितना बड़ा जॉग। और वो जमाली साहब, यार खुदा का खौफ करो, कौन है वो? मतलब इतना बड़ा आदमी, और वो दे रहा है, क्या दे रहा है वो सबको पता है। देखें मेरा इख्तिलाफ उनसे नहीं है, मेरे भाई हैं। मेरे मुल्क में अगर कोई मेड इन पाकिस्तान कोई चीज़ बन रही हो, मेरे सर आंखों पे, मैं कभी उसकी मुखालफत ना करूं। हमारे प्रोग्राम में वक्त अभी बहुत है, हम इंशाल्लाह इसको तफसीलन डिस्कस करेंगे। डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं। थैंक यू शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल रज़ाक गौहर साहब, ओनर इन्फिनिटी इंजीनियरिंग। आपको भी हम वेलकम कहेंगे सर, लेकिन मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाएगा, डिस्कशन जारी रहेगी और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में गाड़ियां आखिर सस्ती कब होंगी, सही सर्विस सही रेट पे कब मिलेगी। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में एचएम शहजाद साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक 100% मेड इन पाकिस्तान गाड़ी होनी चाहिए। वो दिन कब आएगा जब ऐसी गाड़ी आएगी जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बनती हो, जिसके लिए हमें किसी और मुल्क की मदद, जरूरत, टेक्नोलॉजी ना मंगवानी पड़े, हम कंप्लीटली उसको पाकिस्तान में बनाए। हमारे पड़ोसी ममालिक में अभी रिसेंटली खबर आई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि जो अफगानिस्तान से अमरीकी गए थे, वो अपनी गाड़ियां पुराना स्क्रैप छोड़ के चले गए थे। अफगानियों ने एक बड़ी खूबसूरत स्पोर्ट्स कार बना दी और फिर पाकिस्तान के असेंबलर्स ने उनसे रब्ता भी किया कि हमसे रब्ता करें, हम मिलकर गाड़ियां बनाएंगे। कहने का मकसद यह है कि हम ये जानते हैं कि अफगानिस्तान जो जंगल तरह मुल्क है, पहाड़ी पहाड़ है, जंगी जंग है, वहां पर भी लोग जो है मेड इन अफगानिस्तान गाड़ी बना सकते हैं। इंडिया ने तो 60-70 की दिहाई में एम्बेसडर बनाई थी, उनके सारे मिनिस्टर एम्बेसडर में चलते थे। हमारे मिनिस्टर कभी पाकिस्तानी गाड़ी में चलना पसंद नहीं करते, सैडली। खैर, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सलमान शाह साहब, आप क्योंकि साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इकोनॉमी के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, हमारा ऑटो सेक्टर क्यों इस हाल में पहुंचा है कि आज बड़े बड़े प्लांट्स बंद पड़े हैं? खबर तो ये छपी थी कि 2.5-3 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं सेक्टर में, लेकिन रहमान साहब जो इस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, हमें बता रहे हैं कि तकरीबन 10 लाख के करीब लोग बेरोजगार होने वाले हैं, हो रहे हैं इस बहरान की वजह से। हाउ डू यू सी द कंडीशन ऑफ ऑटो सेक्टर, सलमान शाह साहब? देखें, इसमें जो मेन इशू है वो मेरे ख्याल में ये है कि पाकिस्तान का जो ऑटो सेक्टर है वो तकरीबन 100% सिर्फ डोमेस्टिक ज़रूरियात को पूरा करता है, और वो भी बहुत सी इंपोर्ट्स के बाद
यानी कि बहुत से पुर्जे उसको इंपोर्ट करने पड़ते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे असेंबली होती है और पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट में वो बिकती है। तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट बहुत छोटी है कि पुर्जा जात बन सकें ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो इसको आपको जरा इस तरह से देखना पड़ेगा कि दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहां 100% गाड़ी बनती है। उसके डिफरेंट पुर्जे डिफरेंट मुल्कों में बनते हैं जहां सबसे सस्ते पड़ते हैं और फिर एक जगह पे लाके उसको असेंबल कर दिया जाता है। सो अब पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान ने अगर 30-35% भी कोई गाड़ी बना ली है तो 70% जो है अभी भी इंपोर्ट करनी पड़ती है और इंपोर्ट के डॉलर्स हमारे पास नहीं हैं और डॉलर्स जो हैं वो फिर रुपये में महंगा भी होता चला जा रहा है और रुपये में वो फिर गाड़ी जब बनेगी अगर उसको पुर्जा मिल भी जाता है तो वो पाकिस्तानी मार्केट के जो लोग हैं उनके लिए वो बहुत महंगी होगी। सो आई थिंक इसमें सॉल्यूशंस जो हमने देखने हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान की ऑटो सेक्टर जो है उसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरी गाड़ी को हम एज एन ऑटो देखें, लेकिन उसके पुर्जों को भी देखें और कम से कम 30% पुर्जे ऐसे हमें बनाने चाहिए जो पूरी दुनिया में जिनकी मार्केट हो और उनको हम एक्सपोर्ट करें और उस एक्सपोर्ट अर्निंग से जो पुर्जे हम नहीं बनाते उनको इंपोर्ट कर सकें। तो पाकिस्तान ऑटो सेक्टर के लिए हमें एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कि ये अपने पुर्जे एक्सपोर्ट्स भी करें और उन अर्निंग्स से फिर इंपोर्टेड जो पुर्जे हैं उनको लें ताकि इनका इम्पैक्ट पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बहुत मार्जिनल होना चाहिए। ग्रेजुअली जब पाकिस्तान की मार्केट इतनी बड़ी हो जाएगी, लेट्स से सालाना वो मिलियन प्लस गाड़ियां बननी शुरू होंगी तो शायद फिर स्केल आए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुर्जे यहाँ पे अपनी डोमेस्टिक यूज़ के लिए बना सकें। लेकिन आई थिंक स्ट्रेटजी हमने थोड़ी सी गलत फॉलो की है ओवर द पास्ट कि हमने डोमेस्टिक गाड़ियों की पुर्जे जो हैं उनको उस स्केल पे नहीं बनाया कि वो एक्सपोर्ट हो सकें। सो एक्सपोर्ट की स्केल की टेक्नोलॉजी हमने हासिल नहीं की और अब हम एक बंद गली में फंस चुके हैं इसमें और इससे निकलना सिर्फ मेरे ख्याल में यही हो सकता है कि आप जो मैन्युफैक्चरर्स हैं टोयोटा, होंडा, सुजुकी, जापानीज मैन्युफैक्चरर्स और उसके साथ साथ चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स भी हैं यहाँ पे, उन सब से बैठ के बातचीत करें कि पाकिस्तान से वो गाड़ियों के पुर्जे जो हैं अपने दूसरे प्रोडक्शन जो असेंबली लाइंस हैं उनके लिए यहाँ से खरीदें ताकि हम इतना फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकें, इंपोर्ट करने हैं पुर्जे वो हम इंपोर्ट कर सकें। तो उस सिलसिले में हमें आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए। आमीन सर, आमीन। आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया है, बहुत अच्छी बात की है, पर अल्लाह करे ऐसा हो जाए। हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है जल्दी पूरी हो जाए, लेकिन ये तभी पूरी होगी। शहजाद साहब ये ख्वाहिश पूरी होगी? देखें, मैं सलमान साहब की बात तो छोटा जवाब दीजिएगा, मेहमान वेट कर रहे हैं। हाँ, आपके मुल्क की जरूरत क्या है? 10 लाख गाड़ियां आज आपके मुल्क की गाड़ी जरूरत है 10 लाख। एक मसनूई किल्लत बनाई हुई है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख गाड़ियां असम्बल करते हैं, 7 लाख से ज्यादा गाड़ियां वो बिकती हैं ओन कमाने के लिए। ये तो एक प्रोसीजर है। ये तो है, प्रैक्टिस हो गई है इनका ऑथराइज डीलर, उसका एक और सब डीलर, और ये सब मिलके लूट बैठ के खा पी रहे हैं, वो एक अलग जगह है। आज हमारे मुल्क की अगर आज जरूरत है 10 लाख गाड़ियों की जरूरत है, 7 लाख से जायद गाड़ियां 5 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी जो रोडों पे चल रही है वो बिकती है, जिसका हम कारोबार। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अल्लाह, हम लोग सिंधी में कहते हैं 1900 ऊंधाए की गाड़ी, ऊंधाए हम अंधेरे को कहते हैं, तो 1900 ऊंधाए की गाड़ियां भी पाकिस्तान में चल रही हैं, चाहे कितना भी धुआं फेंक रही है, और बिक रही वाला नहीं है। पूरी गाड़ी जली भी होगी, हुकूमत का फिटनेस सर्टिफिकेट भी होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। उस्मान मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान असलम मलिक साहब ने, वेलकम सर। आपको हम कहेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे आपका, क्योंकि आप इस वक्त SVP हैं पापाम के। ये बताइए, आप माशाल्लाह से मुझे मालूम पड़ा है रेडिएटर्स के लीडिंग एक्सपोर्टर भी हैं पाकिस्तान के। दुनिया भर में आपके रेडिएटर्स जाते हैं। एक्सपोर्ट की हमारी ख्वाहिश तो है कि हमारे न सिर्फ पार्ट्स, हमारी गाड़ियां भी एक्सपोर्ट हों, लेकिन क्या ये ख्वाब कभी पूरा होगा? और ऑटो सेक्टर का आउटलुक आपकी नज़र में इस वक्त करंट क्या है सर? जी अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो सारे दोस्तों को जो पहले से आपके साथ मौजूद हैं सबको अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया जी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसकी बहुत क्रिटिकलिटी है। मैं अभी शाह साहब को सुन रहा था, वो ये बात कर रहे थे कि हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है,
जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त वैसे भी मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुल्क को एक्सपोर्ट से ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट इमरजेंसी, हमारी नजर में तो एक्सपोर्ट इमरजेंसी डिक्लेयर हो जानी चाहिए। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो पहली तो एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, चाहे वो पार्ट्स की शक्ल में हो या ऑटोमोबाइल्स की शक्ल में या व्हीकल्स की शक्ल में, वी आर ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट रेडी। एक्सपोर्ट रेडीनेस में हमारी में कोई ऐसी चीज नहीं है, हम उन कंट्रीज में नहीं हैं जो कि ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस ना कर रहे हो या जहां पार्ट्स बन ना रहे हो। सवाल ये आता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे अभी तक। तो उसमें मेरी पहले तो मैं एक बात सारे दोस्तों को बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही। जैसे हमारे ट्रैक्टर्स, अभी ये मिलत ट्रैक्टर्स ने मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर अपना जो वो बनाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 95% लोकलाइजेशन पे, 90 to 95% लोकलाइजेशन पे चला गया हुआ है। ये पिछले 2 साल से इसको अफ्रीकन मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बड़ी सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो कि उनकी ग्रेजुअली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है हर गुजरते साल के साथ। इसी तरह से मेरी इत्तला के मुताबिक होंडा मोटरसाइकिल ने अपनी मोटरसाइकिल्स भी पिछले 1-2 साल एक्सपोर्ट की। लेकिन मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि इसका क्वांटम जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और इसमें क्यों नहीं है, उसके लिए हमें थोड़ी सी अपने गिरबान में झांकना होगा। और जब हम गिरबान की बात करते हैं तो जहां तक ऑटोमोबाइल्स की एक्सपोर्ट की बात है, आपको जैसा कि मालूम है, ऑटोमोबाइल्स के जब प्लांट्स लगते हैं और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो ये हमारे लिए बहुत खुशशाइन बात होती है। लेकिन जब जब हमारे ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के साथ गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स करती है, उस एग्रीमेंट का हिस्सा हमारी नजर में होना चाहिए कि आप इतने % जो सा है उसको एक्सपोर्ट बैक करेंगे। और वो इसलिए एक्सपोर्ट बैक हो सकता है किसी न किसी कंट्री में कि वो वेरिएंट्स जहां भी दुनिया में चल रहे हैं, पाकिस्तान में जो प्रोडक्शंस हो रही होती हैं वो उसी स्टैंडर्ड पे, आलमी स्टैंडर्ड्स पे हो रही होती हैं जैसे जो दुनिया में कहीं और हो रही हैं वेरिएंट की। तो लिहाजा एक्सपोर्ट करना एक होना चाहिए। उसमें यह कि जो हमारी आखिरी ऑटो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाता है और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज उसको ओन करती है और फिर गवर्नमेंट ओन करती है, उसके अंदर हमने क्लॉज तो डाली हुई है कि जी 10% एक्सपोर्ट टारगेट है जो कि दिया गया है ऑटोमोबाइल असेंबलर्स को। लेकिन उसको अचीव करने के लिए मेरी नजर में कोई कानून या कोई क्या कहना चाहिए कि प्रेशर्स वो नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे साउथ अफ्रीका में एक वक्त पे एक बहुत अच्छा सिस्टम दिया गया था, जो मैं जरा थोड़ा सा उसकी आपको बताना चाहूंगा कि वो कितना यूजफुल सिस्टम था। वो ये कि जब कोई ऑटोमोबाइल असेंबलर अपनी गाड़ियां एक्सपोर्ट करता था तो उसको क्रेडिट्स मिल जाते थे और उन क्रेडिट्स के अगेंस्ट वो अपनी सीकेडी इंपोर्ट कर सकता था। तो बेसिकली इट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स क्या कहते हैं ना, एक्सचेंज न्यूट्रल रिजीम की तरफ जाने के लिए। और वो पॉइंट्स करे और वो सिस्टम बहुत सक्सेसफुली चला साउथ अफ्रीका में बहुत साल, जिसमें साउथ अफ्रीका में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बहुत प्रॉस्पर किया। तो ये तो बात है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जहां पर बहुत पोटेंशियल है और बिल्कुल इसको एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट को अब देखना चाहिए। हम साथ खड़े हैं एज ए पापाम, एज पार्ट मैन्युफैक्चरर्स। अब दूसरी बात आती है ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले लेकिन फिर भी कम निकले। जी हाँ सर, हसन जाफरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हैं दीवान मोटर्स की, और हम जानते हैं दीवान मोटर्स का जहाँ नाम आता है वहाँ एकदम से बहुत बड़ा ब्रांड BMW जर्मन ब्रांड है और जर्मन गाड़ियाँ किसको पसंद नहीं है। लेकिन जिस वजह से मुझे खुशी है कि आज वो शो में आए हैं कि हम इनसे डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं इनका इम्पैक्ट क्या है, ग्रीन, कार्बन एमिशंस फ्री, उसकी पूरे क्लाइमेट चेंज तक उसका कनेक्शन है और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बिफोर आई आस्क हिम दैट क्वेश्चन, हसन साहब, आप इस वक्त करंट आउटलुक क्या देखते हैं हमारे ऑटो सेक्टर का, क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं? मुझे तो ये लगता है सर कि इट्स अबाउट टाइम हम वी वेक अप। ठीक है, हम लोग हर बार जब प्रॉब्लम पे आते हैं दैट्स व्हेन वी थिंक ऑफ द सॉल्यूशन। उससे पहले अगर हम सोचना शुरू कर दें तो विल बी सेफ। पहले से प्लानिंग करें, पहले से सोचें, इंतजार ना करें कि सैलाब आए फिर पानी निकालो। सैलाब आया तो फिर हम चले गए जी यू नो हेल्प अस। सैलाब आने से पहले हमने नहीं सोचा कि व्हाट कैन वी डू, हम लोग किस तरीके से अपने मुल्क को बचा सकते हैं। इंडस्ट्री में जो सैलाब आया है इस पे आपके बारे में क्या राय है आपकी? वो इलेक्ट्रिक, वी नीड टू गो ग्रीन इज द सॉल्यूशन। आई मीन काफ़ी ब्रांड्स हैं जो कि लेके आए हैं गाड़ियाँ, हम भी हैं जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ीज लेके आए हैं।
इट इज़ द नेसेसिटी। एक होता था कि पहले एक वांट थी, एक डिज़ायर थी कि यार आई वांट टू हैव अ इलेक्ट्रिक कार, अब वो नहीं है, अब इट्स अ नेसेसिटी, अब होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से हमारी पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रही है, वी आर डाउन फॉर अ ट्रबल, लाइक अ मैसिव ट्रबल। यकीनन। एंड मुझे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि जैसे हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो उन्होंने घर पे अपना सोलर सिस्टम भी लगाया हुआ है जिससे वो अपनी गाड़ी को चार्ज करते हैं, तो उनको एक्चुअली पेट्रोल का कोई खर्चा पड़ता ही नहीं है, उनकी गाड़ी फ्री में चलती है क्योंकि बिजली वो सूरज से बना रहे हैं, जिससे वो गाड़ी चार्ज कर रहे हैं, फिर वो गाड़ी चलाते हैं, तो पेट्रोल का खर्चा ही नहीं। तो मेरी नज़र में, और जीरो कार्बन एमिशंस, द ग्रीन जो इफेक्ट है हमारी सोसाइटी पे, हमारे क्लाइमेट पे, दैट इज अमेजिंग। मुझे गुफ्तगू में शामिल करना है अब्दुल रज़ाक गौहर साहब को। रज़ाक साहब, आपकी नज़र में हमारे ऑटो सेक्टर में क्या खामियां हैं जिन्हें किस तरह दूर किया जाए, कुछ रोशनी डालिए। कोई चीज़ भी इन टोटलिटी जब तक हम नहीं देखेंगे, हम उसके इश्यूज और उसके मेरिट्स एनालाइज नहीं कर सकेंगे। देखिए, हमारा जो ओवरऑल नेशनल माइंडसेट है, आप अपने घर में देख लीजिए, ऑफिस में देख लीजिए, हमारे लोग बायस्ड नहीं है टुवर्ड्स लोकल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। हमारी जब तक प्रायोरिटी लोकल मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट नहीं होगी, डेफिनेटली जो है वो लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं करेगी। अनफॉर्चुनेटली हम सारे अभी स्टेक होल्डर्स भी बैठे हैं और पॉलिसी मेकर्स भी, शाह साहब भी हैं, इन सब के घरों में वो गाड़ियां होंगी जो कि यहाँ पे नहीं बनती या जिनकी मिनिमम लोकलाइजेशन है, और शायद उनके बच्चों की डिजायर उससे आगे भी होगी। सो इज विद ऑल एक्सेसरीज एट आवर होम्स। इंडिया की अभी बात चल रही थी, उन्होंने अपने आप को फॉर लॉन्ग एम्बेसडर और मारुति पे स्टिक किया, और आई रिमेंबर आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू देयर नंबर ऑफ टाइम्स, और ये जो कोक्स और अदरवाइज लग्जरी जो शैम्पूज वगैरह भी बहुत देर बंद रहे। जब हमारे जेब में फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, नेसेसिटी गुड्स के लिए हमारे पास पेमेंट अवेलेबल नहीं है, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो कौम है वो लग्जरी गाड़ियों को क्यों याद करती है। अब जो डिमांड होगी अकॉर्डिंगली चीज प्रोड्यूस होगी। जो असेंबलर्स हैं, डेफिनेटली दे रन आफ्टर द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर को हर रोज नया वेरिएंट चाहिए। देयर इज ए क्लास अनफॉर्चुनेटली 2-4% की who they don't have the issue of the money coming from, and they are the real buyers। और जब तक हमारा नेशनल बायस लोकल परचेज के लिए नहीं होगा, मैंने आपको इंडिया की मिसाल दी है, मैं सेकंड मिसाल आपको ईरान की दूंगा। पाकिस्तान ने 230 मिलियन पॉपुलेशन के साथ जस्ट 3+ मिलियन कार प्रोड्यूस की है। ईरान ने विद a population of 70 मिलियन ओनली 1.2 मिलियन कार प्रोड्यूस की है, जिनमें से 3 कारें 100% लोकलाइज्ड हैं। वो कोई गाड़ी सड़क से गिर नहीं गई। पूरी दुनिया में इश्यूज होते हैं, जापानीज कारों में भी इश्यूज होते हैं, वॉक्सवैगन और जो ऑडीज भी अपनी कारें रिकॉल करती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जब तक ये नेशनल माइंडसेट चेंज नहीं होगा और हमारी आवाम की जो डिमांड है वो एवर चेंजिंग मॉडल्स और वेरिएंट्स की रहेगी, तो डेफिनेटली जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, प्लांट लगाया है, तो दे विल कीप ऑन ऑफरिंग न्यू मॉडल्स। और जब फ्रीक्वेंटली नए मॉडल्स ऑफर हो रहे होते हैं तो डेफिनेटली देयर इज लेस पॉसिबिलिटी कि उसमें आप डेफिनेटली नई जो लोकल जो है डेवलपमेंट कर सकें। गौर साहब, मैं आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करूंगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। गौर साहब आपकी बात से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यकीनन बात बड़ी सीरियस हो रही थी। हम जानते हैं कि लोकलाइजेशन ऑटो सेक्टर में बहुत ज़रूरी है, लोकल गाड़ी बने, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। लेकिन जब भी एक्सपोर्ट का जिक्र आता है तो मिलेट ट्रैक्टर का एग्जांपल दिया जाता है, मिसाल दी जाती है मिलेट ट्रैक्टर के लिए। हम जानते हैं मिलत का भी प्लांट बंद है, इंडस का भी प्लांट बंद है, हर किसी के प्लांट बंद हैं। हालात बड़े संजीदा हैं। मैं चाहूँगा गौहर साहब आप अपनी बात कंटिन्यू करें, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। बात यही हो रही थी कि हमारे यहाँ जो इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की बात हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन की बात हो रही है। पाकिस्तान में भी मिलत की अगर मैं बात करूं
कि ये वो व्हीकल है जो कि 95% प्लस लोकलाइज्ड है और फार्मर, मैकेनिक और जो यूजर है पूरी तरह वो कस्टमर्ड है, और ये ग्लोबली द चीपेस्ट अवेलेबल ट्रैक्टर है इन इट्स इक्विवेलेंट हार्स पावर। अनफॉर्चुनेटली इट्स थर्ड टाइम है कि दोबारा इंपोर्ट करने की सोची जा रही है। 2 दफा पहले इंपोर्ट हुआ है और वो सारा लॉट्स वो डंप हुई और वो हैव गॉन वेस्ट। और मुझे हैरानी है कि अगर हमारे पास 5% कंपोनेंट्स की इंपोर्ट के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, how come we can afford to import a product for the 100% value? और सेकेंडली नया प्रोडक्ट आपके पास सस्ता है, सेकंड हैंड, ऑल्दो कहा जा रहा है कि 5 साल पुराना होगा, तो आई नो इट कि उसके पर्दे में 15 से 20 साल पुराने ट्रैक्टर्स भी आते हैं, व्हीकल भी आते हैं। नंबर 2, उसके पार्ट्स कहाँ से आएंगे, उसकी जो टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी। अनफॉर्चुनेटली जो एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है उसको हमारी पॉलिसी मेकर्स खुद हिट करते हैं और डेफिनेटली वो शैटर करते हैं जो कॉन्फिडेंस है, बी एट पार्ट मेकर, बी एट असेंबलर्स। राइट गौर साहब, कुछ चीजें ये पॉलिसी मेकर वाला सवाल मैं सलमान शाह साहब से पूछना चाहूंगा क्योंकि वो भी पॉलिसी मेकर रहे हैं, लेकिन बिफोर दैट एचएम शहजाद साहब आप मुझे बताइए, जो कंप्लीट बिल्ट यूनिट इतने सारे इंपोर्ट होते हैं उनके लिए डॉलर है, जब पार्ट्स मंगवाने हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो एलसी नहीं खुलेगी, डॉलर नहीं है, ये तो दोगला मयार है सर। सर बात वही है कि डॉलर छुपा के रखा हुआ है, घर में वो निकाल रहे हैं। नहीं, बात यह है कि इन्हें डॉलर पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों दे, स्टेट बैंक क्यों दे, ये जाएं अपना डॉलर मार्केट से लें। सर टैक्स पेयर हैं, अकाउंट खुले हुए हैं, हर किस्म का टैक्स पे करते हैं, के लिए करके इनडायरेक्टली आवाम से लेके हुकूमत को दे देते हैं, अपनी इनकम के ऊपर कुछ देते होंगे 4-4.5%, वो एक अलग बात है, लेकिन असल तो गाड़ी का जो टैक्स है वो खरीदार देता है, चाहे वो सेल टैक्स की शक्ल में, चाहे वो कस्टम ड्यूटी की शक्ल में, चाहे वो एफईडी की शक्ल में, चाहे जो भी हो। सवाल यह है कि हमने इन लोगों को जो लाए, हम जो नए भी लेकर आए, जो पुराने, इसलिए लाए कि हमारे मुल्क की ज़रूरत को पूरा करें, हमारी डिमांड पूरी नहीं। आज हम क्यों ये बातें करते हैं कि जनाब कुव्वत खरीद में गाड़ी भी नहीं है। अच्छा, कितने % लोग हैं जो ये बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं? बहुत कम। आपने कभी ये सोचा कि हमारे मुल्क की ज़रूरत क्या है? 650 सीसी, 800 सीसी, 1000 सीसी, गरीब आदमी की गाड़ी, गरीब आदमी की गाड़ी। ये अच्छी बात है कि जी इलेक्ट्रिक कार आ रही है या हाइब्रिड आ रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन आज हमारे मुल्क की ज़रूरत क्या है? इस सुजुकी की मिसाल दूं, एक इंडिया की सुजुकी मारुति कितने की है और एक पाकिस्तानी सुजुकी कितने की है? यार शर्म आती है हमें। 4.25 लाख इंडियन रुपीस की सुजुकी मारुति है। शहजाद साहब, शर्म तो मुझे भी उस वक्त आती है जब 15 साल सुजुकी एक ही गाड़ी बेच रहा होता है, टोयोटा एक ही करोला बेच रहा होता है, लाइट चेंज करके बोलता है नया मॉडल, बॉडी पे स्टिकर लगा के बोलता है नई गाड़ी। वही मैं बात वही कहना चाह रहा हूँ। और फिर शर्म भी नहीं आती कि जिस कदर लूट मार लगाई हुई है इन्होंने, आज इतना बुरे हालात हैं। अभी टोयोटा ने 2 कीमतें बढ़ा दी, यानी 5,40,000 से लेके 23 लाख रुपए बढ़ा दियो। खुदा का खौफ करो यार, कोई प्राइस कंट्रोल सिर्फ नहीं है 15 दिन के सर। आपके मुल्क में आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों कंट्रोल करने का मैकेनिज्म नहीं है, ये गाड़ियों की कीमतें कंट्रोल कहां से होंगी? एक ही रास्ता है सर, एक रास्ता। क्या रास्ता है? एक ही रास्ता है, आपको डॉलर चाहिए अब मुल्क चलाने के लिए, टीआर बैगेज गिफ्ट स्कीम को एक महदूद तरीके से और श्योर करें। और ये भी पक्का काम वो कहते हैं गिफ्ट स्कीम को भी ट्रेडर ही इस्तेमाल करते हैं। नहीं सर, ये एक हर पाकिस्तानी को आप ये एक जो ना ये काम गिफ्ट स्कीम का सवाल पूछूंगा यार, बैगेज गिफ्ट कहते हैं। मैं पूरा डॉलर ड्यूटी आई, मैं इस स्कैम के बारे में आपसे तफसीलन पूछूंगा, लेकिन सलमान शाह साहब से मैं इस वक्त ये पूछना चाह रहा हूं कि सर जो मुल्क के पॉलिसी मेकर्स हैं, क्या उनकी नीयतें साफ हैं? क्या वो चाहते हैं कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे ऑक्टर सेक्टर को फायदा हो और जिससे पाकिस्तान को फायदा हो, या वो चाहते हैं ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिनसे उनकी जात को फायदा हो, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को फायदा हो? देखिए, ये बात नहीं, आई थिंक मेन चीज है कि क्या आपकी विजन क्या है। अगर पाकिस्तान ने एक मैन्युफैक्चरिंग मुल्क बनना है जिसमें मेजर जो वैल्यू चेन्स हैं पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है, दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी वर्किंग एज आबादी है, तो हमने तो मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, सर्विसेज भी करनी है, एग्रीकल्चर में हाई वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर भी करनी है।
सो मैन्युफैक्चरिंग में बेशुमार चीज़ें हैं जिसमें ऑटो इंडस्ट्री एक बहुत कलीदी रोल प्ले करती है, और हमने देखा है कि ये जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग चेन्स हैं ये ग्लोबल चेन्स हैं, इनके ब्रांड्स हैं। और अगर आप टोयोटा, होंडा, सुजुकी की बात करते हैं तो अमेरिकन ब्रांड्स भी हैं, यूरोपियन ब्रांड्स भी हैं, और चाइना ने भी शुरू में इन्हीं ब्रांड्स को वहाँ पे अडॉप्ट किया और उसके बाद उनसे सीख के उन्होंने अपनी गाड़ियाँ उनकी कॉपी करके बनाई। पाकिस्तान का वो स्केल अभी नहीं है, लेकिन आई थिंक इसमें जो पॉलिसी डायरेक्शन होनी चाहिए ऑटो के लिए, एंड बाय द वे ऑटो को मैं ट्रैक्टर से डिफरेंट रखूंगा। ट्रैक्टर का एक स्केल है, वो ऑटोस के मुकाबले में बहुत छोटा है। ऑटोस का स्केल बहुत बड़ा है, इसलिए वहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बहुत ज़्यादा है। डिज़ाइन जो है वो सारे जो हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड्स डिज़ाइन करते हैं, और हमें उनके डिज़ाइन लेने पड़ते हैं, और उनके डिज़ाइन के मुताबिक हमें यहाँ पे वो पुर्जे बनाने पड़ते हैं, और वो पुर्जे अगर हम बनाने में कामयाब होते हैं तो वो फिर हम गाड़ी में लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिलीशन पॉलिसी। इसमें जो चेंज करने वाली बात है कि अब क्योंकि 20-25 साल से ये डिलीशन पॉलिसी चल रही है, और ये मेरा ख्याल है आपका जो सवाल था कि पॉलिसी मेकर्स का क्या इरादा है, मेरा ख्याल है वो सोए हुए हैं पॉलिसी मेकर्स, कि उन्होंने ऑटो इंडस्ट्री को पूछा नहीं कि भाई 30 साल से डिलीशन हो रही है तो आपने डिलीशन कम से कम इतने पुर्जे आपने डोमेस्टिकली बनाने हैं और उनको एक्सपोर्ट करना है, और जितना आप उसका एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे साउथ अफ्रीका की बात हो रही थी कि आपको वाउचर मिलेगा, उसके अगेंस्ट आप उतना इंपोर्ट करके आप गाड़ियां बनाएं और फुली बिल्ट अप गाड़ियां भी आप बेचें। देखें, हमारा मॉडल ईरान का मॉडल नहीं हो सकता, हमारा मॉडल एक इंटरनेशनल मॉडल होगा जहाँ पे इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन्स हैं और वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी सुपीरियर है, उनके डिज़ाइन बड़े सुपीरियर हैं, उसमें हमने शामिल होना है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आज आप देखें पाकिस्तान कहाँ से पार्ट्स मंगाता है, अगर जापानीज पार्ट्स हैं तो वो जापान से नहीं मंगाता, वो थाईलैंड से मंगाता है या किसी और मुल्क से मंगाता है जहाँ पे वो बन रहे हैं। सो उसी तरह पाकिस्तान को भी ऑटो हब बनने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हम इतने पार्ट्स बना लें जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल भी हों क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज। सो आई थिंक इसलिए हमें करना पड़ेगा, ये सारा पॉलिसीज को रिवाइज करना पड़ेगा और पॉलिसी मेकर्स को एक स्विच करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ देयर विजन फॉर पाकिस्तान इन दिस। सलमान शाह साहब, आप जो बातें करते हैं उसके बाद मुझे आमीन कहने का दिल चाहता है। काश ऐसा हो जाए सर, काश ऐसा हो जाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह करे आप दोबारा खुद आ जाएं और आप इंशाल्लाह इस मसले को हल करें। लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक में जाने से पहले अब्दुल रहमान एजाज साहब के लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ क्योंकि वो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा चैलेंज है रहमान साहब, और मैं रिसेंटली पाकिस्तान के नए 2 न्यूक्लियर प्लांट्स पे गया था और मुझे मालूम पड़ा कि चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त क्यों है, क्योंकि उसने हमें वो टेक्नोलॉजी दी है जो दुनिया में इस वक्त नंबर 1 है न्यूक्लियर प्लांट के लिए, K2 एंड K3। अब सवाल ये है कि ऑटो सेक्टर में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी है, हम किस मकाम पे खड़े हैं दुनिया में, क्या हम क्वालिटी पार्ट्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं? तफसीलन जवाब अब्दुल रहमान एजाज साहब से इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल छोड़ा था अब्दुल रहमान एजाज साहब के लिए कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी है पाकिस्तान में, कितना बड़ा इशू है, चैलेंज है, नहीं है, क्या वजूहत है? अब्दुल रहमान एजाज साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। जी जनाब, देखें, हमें ऑटो इंडस्ट्री को पहले डिवाइड करना होगा 3 सेक्टर्स में। एक सेक्टर है कार सेगमेंट, कार SUV सेगमेंट, एक सेक्टर है ट्रैक्टर, ट्रक एंड बसेस सेगमेंट, और एक सेक्टर है मोटरसाइकिल सेगमेंट। मोटरसाइकिल सेगमेंट और ट्रैक्टर सेगमेंट में आपको, जैसे थोड़ी देर पहले गौहर साहब ने भी कहा, हमारी 90 से 95% लोकलाइजेशन है। लोकलाइजेशन का मतलब यह है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी हुई भी है। वो मशीनरी, वो चेकिंग इक्विपमेंट, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। गाड़ियों की हद तक 30-35% की बात हो रही थी। मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा कि जो सबसे ज़्यादा लोकलाइज्ड गाड़ी है हमारे यहाँ वो टोयोटा करोला है,
उसकी लोकलाइजेशन परसेंट 60% के करीब है, बाकी 40% पार्ट इंपोर्ट होते हैं। और उसको उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए अभी सलमान शाह साहब ने थाईलैंड की मिसाल दी, इंडोनेशिया से भी हमारे यहाँ पार्ट आ रहे हैं। उसके लिए 2 प्री रिक्विजिट है। वो टेक्नोलॉजी हमें तश्तरी में रख के कोई दूसरा मुल्क नहीं देगा, जापान से हमें वो टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग बेटर फ्रॉम चाइना, बट स्टिल वो भी हमें वो टेक्नोलॉजी बेचेंगे नहीं, हमें देंगे नहीं। आप जो न्यूक्लियर प्लांट की बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल इंगेजमेंट है। जब आप प्राइवेट कंपनी से टेक्नोलॉजी लेने की बात करते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चाहे चाइना की हो, चाहे जापान की हो, चाहे इंडिया की हो, दे आर ऑल इन प्राइवेट सेक्टर। उसका जो तरीक़ाकार होता है वो जब एक स्पेसिफिक वॉल्यूम्स उन पार्ट्स के डेवलप हो जाते हैं किसी मुल्क में, तो वो कंपनियां जो पार्ट जापान में या किसी और मुल्क में बना रही हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी विद देयर ओन प्लांट आइदर इन जेवी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अरेंजमेंट के वो पाकिस्तान लेके आती हैं। मोटरसाइकिल में हमारे पास वो थ्रेशोल्ड 1 मिलियन मोटरसाइकिल होंडा ने क्रॉस किया। और मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, पिछले 6-7 साल में हाईटेक पार्ट के सारे प्लांट विद जापानीज़ जेवी, उनकी इक्विटी भी मौजूद है, उनकी इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है इधर, और वो पार्ट पाकिस्तान में सक्सेसफुली बन रहे हैं। मैं आपको अगर मिसाल दूं तो उसके अंदर मैग्नेटो है, ACG जिसको कहते हैं, इसके अलावा इग्निशन कॉयल है, लेटेस्ट चेन पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई है, ट्रांसमिशन चेन और टाइमिंग चेन। इसके अलावा नंबर ऑफ़ पार्ट, फ्यूल कॉक है, शॉक ऑब्जर्वर हैं, कार्बोरेटर है फॉर दैट मैटर, इंजन कंप्लीट पाकिस्तान में बनता है। की गाड़ी लेते हैं सबसे पहले शॉक एब्जॉर्बर चेंज कराते हैं, अरे पाकिस्तानी निकालो थाईलैंड के डालो। हाँ, ठीक है, ये ज़रा सा हम चले आगे चल के बात करें, इस पे आते हैं अभी हम। मगर ये है कि ये सारी वॉल्यूम बेस्ड होती है और हमें जापानीज़ या चाइनीज़ या कोरियन कंपनीज जिन्होंने प्लांट लगाए हैं उनको ही इंगेज करना होगा। और उसके लिए एक प्री रिक्विजिट वॉल्यूम है और दूसरा प्री रिक्विजिट जो पाकिस्तान को पिछले 15 साल से बुरी तरह हर्ट कर रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। कल पेशावर में धमाका हो जाता है, इतने लोग मर जाते हैं। इस सिचुएशन के अंदर किसी आदमी की, मतलब पूरी दुनिया पड़ी है, दुनिया के 205 मुल्क हैं, वाई सम कंपनी विल कम टू पाकिस्तान टू मेक पार्ट्स इफ़ वी कैन नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी। ये तो चाइनीज़ हमारे साथ इतनी पुराना हमारा रिलेशनशिप है कि हम उनके लोगों को गोलियां मार देते हैं, यूनिवर्सिटी के टीचरों को मार देते हैं, स्टिल वो हमारे साथ इंगेज हैं। तो अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कुछ बेहतर होना शुरू हुई थी। इस चीज़ को भी समझिए कि हमारे यहाँ जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है वो एक जिहाद ही हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग कुछ नहीं है, ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। मेरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये है कि हमारे मिलियन एंड मिलियन ऑफ रुपीज़ सिर्फ अपनी फैक्ट्री और ऑफिस की प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स रखने पड़ते हैं हमें। एक चीज़ नहीं है, पानी हमें अपना प्रोड्यूस करना है, बिजली के लिए हमें बैकअप जनरेटर के बगैर हम काम नहीं कर सकते, अब गैस आना बंद हो चुकी है। इन सारी सिचुएशन में ऑटो इंडस्ट्री भी उसी के अंदर पिस रही है और उसके अंदर रहते हुए हम अगर सर्वाइव कर रहे हैं और अगर हम इस इंडस्ट्री को चला पा रहे हैं अच्छी टाइम और अच्छी उम्मीद पे जिंदा रखे में, तो हमें बस यही गुजारिश है कि जैसे हमने 15-20 साल से ज़िंदा रखा हुआ है, इस वक्त जो LCs बंद कर दी गई हैं और इंपोर्ट बंद कर दी गई है। अभी शहजाद साहब ने फरमाया पार्ट्स इंपोर्ट आर लिमिटेड टू नॉट इवन 50% ऑफ द कंटेंट। हमारे यहाँ रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो सक रहा, हम स्टील नहीं इंपोर्ट कर सक रहे, हम प्लास्टिक नहीं, हमारे यहाँ पेट्रोकेमिकल कोई यूनिट नहीं है जिससे हमें प्लास्टिक्स मिल सकें। हमारे स्टील की मिल हमारी बंद पड़ी है अरसे दराज से, पेपर के लिए रो रहे हैं, वो कोई पेपर के लिए रो रहा है, कोई पाइप्स के लिए रो रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए रुक रहा है। तो ये सारा इस वक्त जिस तरीके से, देखिए कमिंग बैक टू दी मैक्रो लेवल, हम इस तरीके से नहीं चला सकते। हमें एक साइड पे जाना होगा, या तो हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी की तरफ जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो दुनिया जिससे बाहर आ चुकी है, या फिर हम जाएं मार्केट इकोनॉमी की तरफ। हम दोनों के बीच में फंसे हुए, और इसको इस वक्त अपेरेंटली जो हैंडल कर रहा है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, जिसको इंडस्ट्री और ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ही कोई नहीं है। उनको सिर्फ डिफ़ॉल्ट बचाना है और डॉलर बचाने हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडस्ट्री का बचना, नॉट ओनली ऑटो इंडस्ट्री, इज़ ए वेरी फार फेच्ड आइडिया। बहुत जल्दी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी कि जो मैं समझता हूँ हमारी तो जो भी लॉसेज और जो भी नुकसानात और जो भी हो रहे हैं, हम इस मुल्क के साथ ही थे, साथ ही रहेंगे, बट जो आवाम के साथ होगा, जब एम्प्लॉयमेंट होगी, वो किसी से नहीं संभलेगा।
एटलीस्ट इसके सिलसिले में बैठ के हमें कोई ऐसी कमेटी, कोई ऐसी चीज़ इंगेजमेंट करनी चाहिए कि जो इंडस्ट्री प्लस गवर्नमेंट प्लस स्टेट बैंक के साथ बैठ के इन्हीं हालात में रहते हुए कम से कम हम मैनेजमेंट बेहतर करके इस सिचुएशन को आदि के करीब संभाल सकते हैं। पर सर आप तो स्टेक होल्डर हैं इस इंडस्ट्री के, आपने तो बहुत दफ़ा बात करने की कोशिश की होगी, बहुत दफ़ा समझाने की कोशिश की होगी, नहीं समझते? बहुत मुश्किल काम है समझाना, और इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो डिस्कनेक्ट है ना। देखिए मुल्क को कौन रन कर रहा है? स्टेट बैंक अपनी ऑटोनॉमी नहीं रखता। IMF कर रहा है आजकल जी, IMF कर रहा है। स्टेट बैंक LC कौन सी खुलेगी कौन सी नहीं खुलेगी वो स्टेट बैंक डिक्टेट कर रहा है। कौन सी इंडस्ट्री एसेंशियल है कौन सी एसेंशियल नहीं है वो स्टेट बैंक बता रहा है। देखिए कौन सी इंडस्ट्री एसेंशियल है कौन सी नहीं है, किससे मुल्क में क्या अफेक्ट आएगा, ये स्टेट बैंक का काम नहीं है ना, उनकी एक्सपर्टीज़ है। बट दे आर रनिंग इट, और उन्होंने भी 27 दिसंबर के सर्कुलर के बाद ये जिम्मेदारी कमर्शियल बैंक्स को दे दी है विद इंस्ट्रक्शन कि ये प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर्स नहीं है वो किधर जाएंगे? और देखिए सारी चीज़ें लिंक्ड अप हो रही हैं, सारी चीज़ें लिंक्ड अप हैं। आप कह रहे हैं फूड प्रायोरिटी सेक्टर है, अगर जॉब्स नहीं होंगी तो फूड खरीदने के लिए पैसा किसके पास होगा? तो सारी चीज़ें लिंक्ड अप हैं, और उसको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर बहुत जल्दी इसको एड्रेस नहीं किया गया तो सूरत हाल बहुत ख़राब होने वाली है। और फिर अगेन हर 15 दिन इस बात पे निकल जाते हैं कि IMF से बस पैसा आ जाएगा तो हो जाएगा, IMF से पैसा आएगा तो हो जाएगा। कोई क्लैरिटी नहीं है हमें। अभी फिर हम IMF का इंतज़ार कर रहे हैं, हर बार एक हफ़्ता 15 दिन, हफ्ता 15 दिन में सब सही हो जाएगा की खबर सुनते हैं। सही इस तरह से शायद ही हो पाए, और सूरत हाल ख़राब होती जाएगी। तो सर बस नाउम्मीदी कुफर है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो हम नाउम्मीद नहीं है, उम्मीद रखे हैं अल्लाह ताला में, उसके महबूब में, उसकी याद में। अल्लाह ताला उनके सदके हमारे मुल्क की मुश्किलात आसान फरमाए। साथ शिरानी साहब, हाँ सारी गुफ्तगू के बाद जो है ना दिल जैसे डूब सा जाता है। रहमान साहब ने जो है ना यकीनन एक बड़ी खौफनाक तस्वीर हमें दिखाई। अल्लाह ताला मुल्क के हालात और ऑटो सेक्टर के हालात बेहतर करे। शिरानी साहब, जो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक कार्स की, इंजीनियरिंग में हम कितना मुश्किल है सर इलेक्ट्रिक कार बनाना, उसमें तो इंजन भी नहीं है, सिर्फ बैटरियाँ हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, हम बनाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक कार्स। देखिए पहले तो हमें वी शुड आस्क आवरसेल्व्स कि क्या हमें इस तरफ जाना चाहिए या नहीं चाहिए। आई थिंक दैट इज़ अ बिगर क्वेश्चन। हम बिजली किस सोर्स से बना रहे हैं? तेल से, हमारा पर्पस क्या है इलेक्ट्रिक कार्स को इंट्रोड्यूस करने का? अगर वो है टू गो ग्रीन, then I think we are just fooling ourselves. बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर हमारा पर्पस ये है कि गरीब की कोई मदद करनी है, आम आदमी की कोई मदद सस्ती गाड़ी किसी को मिल जाए, तो एक गाड़ी जो कंबस्शन इंजन की गाड़ी 100 रुपए की होती है मिसाल, तो हाइब्रिड 150 की होती है, और EV नेचुरली तकरीबन 200 की होती है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ आवर गोल इन हियर। अभी तक जो हमने जिस भी पॉलिसी के तहत जितनी भी इंपोर्ट की है, आप वो इंपोर्ट देख लीजिए कि वो लग्जरी कार्स हैं, वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, जो हमारा 1% भी नहीं अफोर्ड कर सकता, उससे भी कम है। तो आई डोंट थिंक कि हमारे लिए कहीं जवाब उसके अंदर है। जहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, दुनिया ने जहाँ किया है वो ट्रेन्स में किया है, इसको वो बसेस में किया है, वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आप पूरा कंडक्टर की पूरी वो लाइन लगाते हैं और उसके ऊपर चलाते हैं, वहाँ से आप कोई बेनिफिट बहरहाल उनको दे सकते हैं। लेकिन ये कि आइडिया इज़ कि अगर इसको करना है तो प्लान तरीके से करना है। हमने पहले एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है CNG सेक्टर में। हमने एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कराई, लोगों से, बिजनेसमैन से इन्वेस्ट कराया, लोगों ने इन्वेस्ट किया, लेकिन हमने उसके अंदर प्लानिंग नहीं की, कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाई जिसमें हमें ये पता हो कि हम इसको कितने अरसे सस्टेन कर सकेंगे। हाँ, थोड़े से अरसे हमने उसको सस्टेन किया, मैं प्लान ही नहीं किया था कि हमारे पास इतनी गैस होगी नहीं होगी, और आज वो जो कि CNG सेक्टर क्लेम करता है कि $4 बिलियन की थी, एटलीस्ट वी कैन से $multi-billion की इन्वेस्टमेंट थी, जो कि इट्स डोरमेंट, कोई ज़ाया हो गई। तो आई डोंट थिंक कि EV में वी शुड ये बात नहीं है। हाँ, हमें प्लानिंग करनी चाहिए, स्ट्रेटजी डिफाइन करनी चाहिए इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, फिर जाके इनको प्रॉपर्ली लॉन्च करना चाहिए। लेकिन गरीबों के लिए एक छोटी इलेक्ट्रिक कार सर, मेरी तरफ से गुजारिश है, आप बना दें सर, आपकी इतनी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है। सर मैं इसमें थोड़ा ऐड करूँ। देखिए आज तक जितनी भी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स आई हैं, और इवन दुनिया में, आप पूरे यूरोप और अमेरिका में देख लीजिए, इलेक्ट्रिक कार्स में गरीब के लिए कार्स तो अभी तक ईजाद ही नहीं हुई ना। जो भी गाड़ी की प्राइस है $25,000 पाउंड की है, $26,000 की अगर गाड़ी है, $25,000 की गाड़ी है, और वो गरीब की सबसे महंगी सबसे सस्ती गाड़ी जो हमें मिलती है वो तकरीबन आज के हिसाब से $9,000 की गाड़ी है। अब हम $9,000 से $25,000 की गाड़ी पे जाएंगे, ये दुनिया में है। और ये $9,000 की जो गाड़ी है हमारे यहाँ, या आप अभी शहजाद साहब ने फरमाया 24-28 लाख रुपए की गाड़ी, आई थिंक 24 लाख की ऑल्टो है, एयर कंडीशन एंड विद फुल लोडेड।
वो गाड़ी जो है उसमें आप समझिए कि 38 से 40% जो वैल्यू है वो तो गवर्नमेंट को जाती है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर गाड़ी में जो पैसा जनरेट होता है उसका सबसे बड़ा पाई तो गवर्नमेंट है। अब अगर 24 लाख रुपए की गाड़ी है उसमें से 38 से 40% गवर्नमेंट को जा रहा है तो गाड़ी तो 14 लाख रुपए की है। अब 14 लाख रुपए की गाड़ी अगर ईवी आप मंगाएंगे जो 50 लाख आप खुद कह रहे हैं, $25,000 अब तो माशाल्लाह 50 लाख भी नहीं कुछ 70 लाख की गाड़ी है, तो गरीब की गाड़ी की बात करना तो बिल्कुल वो है कि हमारे मुल्क में वो करोला सिविक वाला भी गरीब समझा जाता है ना, वो भी आजकल 70-80 लाख की हो गई है। हाँ, तो बस वो उसी के लिए अगर टैक्सेस सारे माफ़ कर दिए जाएं तो उसके लिए आ सकती है। और साथ ने जैसे अभी बात की कि इट हैज़ नो एनवायरमेंटल एडवांटेज इन कंट्री लाइक पाकिस्तान जो फॉसल फ्यूल से अपनी बिजली बनाते हैं। दूसरा आपको एक और मैं ये स्टैट्स दूँ कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन इतने दिन से आप और हम सब सुन रहे हैं ईवी के बारे में, टेस्ला के बारे में, दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटलाइज्ड कंपनी है, 1 ट्रिलियन से ऊपर कैपिटलाइजेशन है, $1 ट्रिलियन से ऊपर टेस्ला की कैपिटलाइजेशन है। मगर आप अगर ये देखें तो अब तक सिर्फ दुनिया में सिर्फ 4% गाड़ियाँ जो दुनिया की रोडों पे चल रही हैं वो ईवी हैं। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, हम दुनिया में हर हिसाब से 100-150 नंबर पे हैं सिवाय करप्शन के। हम हर जगह पीछे से लीड कर रहे हैं और हम दुनिया में जो 4% हुआ है उसके पीछे हम इस वक्त भागेंगे तो वो एक निश मार्केट हो सकती है। अगर आप समझते हैं सिर्फ टैक्स कलेक्शन करने के लिए कि अमीरों के लिए या वो जो 0.1% लोग जिनको शौक़ है BMWs इलेक्ट्रिक और ऑडी इलेक्ट्रिक्स, उनके लिए आप हाई टैक्स कलेक्ट करके तो ज़रूर कर सकते हैं कि आ जाए गवर्नमेंट को एटलीस्ट टैक्स मिल जाएगा, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ नज़र आ जाएंगी, बरकत के लिए थोड़ा सा वो डाल देते हैं। लेकिन सर वो $26 अरब का ऑयल बिल भी तो है ना सर जिसको कंट्रोल करना है, ऑयल की इंपोर्ट। आई लेट यू रिस्पॉन्ड ऑन दिस। मैं हसन जाफरी साहब से इसका जवाब लूंगा कि ईवी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या फायदे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ऑटो सेक्टर के ऊपर बात हो रही है और ब्रेक से पहले जो है कुछ बात हो रही थी कि ईवीज का अभी पाकिस्तान में शायद टाइम नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है। और बिफोर ईवीज को डिफेंड कर लेकिन मैं हसन जाफरी की तरफ जाऊं, मैं चाहूंगा कि मैं उस्मान असलम मलिक साहब से भी उनकी राय जानूं पहले कि सर क्या आप समझते हैं कि बिजली पे चलने वाली गाड़ियां इस वक्त पाकिस्तान में आनी चाहिए, उन्हें प्रमोट करना चाहिए और ऑयल इंपोर्ट बिल भी उससे कम होगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी फायदा होगा? देखिए, जिस तरह अभी बाकी दोस्तों ने बताया कि जब आपकी जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है पाकिस्तान की, आप उसका देख लीजिए कि वो कितने परसेंट थर्मल पे है, कितने परसेंट हाइड्रो पे है। उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, चाहे वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स हों, चाहे वो कारें हों, उनको जिस वक्त आप चार्जिंग देंगे, अब तो आप कहाँ से ले रहे हैं? थर्मल से ले रहे हैं। तो इनडायरेक्टली आप कहाँ सर पर अगर सोलर पावर लगा हुआ है घर में तो सर बिल्कुल, लेकिन कितने घरों में सोलर पावर है? मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी देखें, हमें अपने एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इसी तरह से है कि एक मरीज जो कि इस वक्त समझे कि डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पे उसकी ऑक्सीजन भी खत्म हो रही है और उसको हम ये कह रहे हैं कि भाई हम उसको एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे उसको कह रहे हैं कि उठो जरा, उठ के ओलंपिक की रेस दौड़ लो। तो अभी तो हम अपनी जो इस वक्त की ऑटो इंडस्ट्री है उसको नहीं बचा पा रहे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं जिससे आपको जरा प्रैक्टिकली पता चलेगा। मेरी एक दफा डिस्कशन हो रही थी होंडा मोटरसाइकिल वालों के साथ कि आपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे कितना काम किया, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि उन्होंने जो बातें मुझे बताई, उन्होंने कहा कि देखें, कई चीजें देखने में जितनी रोजी लगती हैं उस तरह से नहीं होती। हमने कराची को ही स्टडी किया तो कराची में मोटरसाइकिल, देखिए मोटरसाइकिल रखने वाले लोग ज्यादातर वो दोस्त हैं हमारे जो कि बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं, अपार्टमेंट्स के अंदर रहते हैं और नीचे मोटरसाइकिल्स की कतार दर कतार आपने देखा होगा पार्किंग्स होती हैं। अब वो कहने लगे कि कितने घर जब नीचे खड़े हुए हैं वहां पर कितने चार्जिंग पॉइंट्स लगेंगे जिनसे कि वो चार्ज होंगी रात को ताकि वो सुबह यूज कर सकें। सो कहने का मेरा मकसद ये है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इट इज अ गुड आइडिया, हम पहले जहां पर हैं उसको तो सस्टेन कर लें और उसके बाद इंशाल्लाह हमें डेफिनेटली अगर हमारी ऑटो इंडस्ट्री वहां पहुंचती है तो हमें एक सर्टेन लेवल से आगे जरूर अपनी टेक्नोलॉजी को ले जाना चाहिए।
आमीन। अब इससे पहले कि मैं हसन जाफरी को रिस्पॉन्ड करने का मौका दूं इसके ऊपर, मैं पहले तमाम एक्सपर्ट्स के ओपिनियन जानना चाहूँगा। अब्दुल रज़ाक गौहर साहब, आपकी राय क्या है इसके ऊपर? ईवीज़ पाकिस्तान के और ऑटो सेक्टर के मुस्तकबिल की अलामत हैं, या फिर अभी क्योंकि हम ICU में इस वक्त ऑटो सेक्टर, तो इंतज़ार कीजिए। देखें, बड़ी सादा सी बात है, फॉसिल फ्यूल की बात कर दी है। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि जी हम ईवी चार्जिंग को सोलर से क्यों नहीं लेते। तो हम जो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है पहले सोलर की, पहले वो तो कर लें। पूरी दुनिया सोलर पे प्रोडक्शन पे प्रीमियम देती है। हमारे यहाँ सोलर पे प्रोडक्शन पे एक पेनल्टी डाली जा रही है। हम जो अपलोड करते हैं वो लेसर चार्जेस पे गवर्नमेंट हमसे खरीदती है, जो हम डाउनलोड करते हैं वो हायर चार्जेस पे है। जबकि 15 साल से जो है यूरोप जो है वो 20% प्रीमियम देता है। मेरे ख्याल में हमारे जो अबाउट 30,000 मेगावाट की हमारे पास जनरेशन है और 20,000 की हमारे पास ट्रांसमिशन है। अगर हम पहले ये काम कर लें कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी सोलर है, पहले उसको प्रायोरिटी पे ले लें। देखें, उसके आगे आपकी और फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई नीड नहीं है। जस्ट आपने सोलर पैनल लगाना है, आपने जो है वो उसको इन्वर्टर लगाना है और यूज कर लेना है। ईवी पे चलेंगे इंशाल्लाह, अपनी सड़कें साफ कर लें, हाथ मुंह धो लें। तो इट्स अ बिट टू अर्ली। मेरा ख्याल है कि हम बच्चे को राइट सर, आई गॉट योर ओपिनियन। HM शहजाद साहब, व्हाट विल बी योर ओपिनियन? भाई, ये दो माफिया हैं, एक लोकल असेंबलर्स और एक पेट्रोल माफिया। ये कभी इलेक्ट्रिक कार गाड़ी लाने नहीं देगा आपको, ये मैं आपको 100% कह दूं। पिछले दिनों मेरी किसी चाइनीज से बात हुई, वो आपको $5,000 में, ये $9,000 की बात करें, वो $5,000 में आपको इलेक्ट्रिक कार देने के लिए तैयार है। $5,000 में? यस। वाह। तो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम क्या है? नियतों का फुकदान बहुत बड़ा। इसमें वो साइट जो गवर्नमेंट के करते धरते हैं, एक वो साइट, यार जिस इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड में इन ऑटोमोबाइल असेंबलरों का नुमाइंदा चेयरमैन होगा, वो आवाम के फायदे की बात करेगा, अपने फायदे की। यस, वो हो रहा है। ये अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को, ये वो चल रहा है। देखें, अगर हम जो कुछ आज 30 करोड़ की आबादी का मुल्क है, गाड़ियां असेंबल कितनी करें? 3 लाख। ओ खुदा को मानो यार, कहाँ खड़े हम? सब लूट मार में लगे हुए, सब इतने बुरे हालात में, गाड़ी इतनी महंगी के बावजूद ऑन मनी, अच्छा लफ्ज है, ब्लैक मार्केटिंग में कहाँ बैठे? देखें, हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले अपने मुल्क की जो वो आवाम जो 99% छोटी गाड़ी, सस्ती गाड़ी लेना चाहती हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, कोई भी हो, हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत है। हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, चाहे कोई भी ज़राए हों, चाहे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करे, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री टू प्राइवेट इंडस्ट्री बात करे। ये मुल्क, मैंने कहा, ऑटोमोबाइल के लिए जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है, आप यकीन करें। लेकिन ये चाहते हैं कि एक गिलास पी लें, ख़त्म। नहीं भाई, आप खुदारा ज़्यादा सेल करें और प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाएं। आप क्यों नहीं बढ़ाते? किसने आपको मना किया? आज ये बुरा हालात हैं, आज से पहले क्या बुरा हालात थे? कभी इन्होंने इन्वेंट्री अपने पास नहीं रखी। सर, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ओन कहां से कमाएंगे? इन्वेंट्री नहीं रखी कभी इन्होंने। पूछ रहे टोयोटा, होंडा, सुजुकी से, कभी इन्होंने ये रखा है? जबकि मस्ट है इनके। सर करिएगा, मैं राइट कंप्लीट कीजिए आपकी बात के बीच में। राइट, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले ये पाकिस्तान, सबसे पहले ये मुल्क लूट के पूछो ना टोयोटा वाले से कि वो हबीब कनाडा बैंक कैसे बन गया, कहां से वो पैसा है? सारा इन लोकल असेंबलरों ने। अच्छा, एक बात सुने शहजाद साहब, आखिर में ना मैं आपसे 2 मिनट, जो स्कैम्स हो रहे हैं ना, आपने पहले भी कुछ स्कैम्स का जिक्र किया है, मैं 2-3 स्कैम्स का जिक्र आपसे करूंगा। वो मैं देता हूं। राइट, आई विल आस्क यू। लेकिन शहजाद और रहमान साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। लेकिन मैं देखें, इनको डायरेक्ट हिट नहीं करना। बिल्कुल सही कहा आपने। लेट हिम रिस्पॉन्ड। मैं शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। मे बी आपका नॉलेज गैप हो या कोई और मोटिव हो। देखिए, 2 बातें हैं। इस वक्त ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन कैपेसिटी पाकिस्तान में 5 लाख गाड़ी की है, ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त डिमांड जो है वो 1.5 लाख गाड़ी की है डिमांड। इस वक्त 3.5 लाख गाड़ी ओवर कैपेसिटी है, ठीक है। दूसरा, शहजाद साहब ने कहा टोयोटा, होंडा, सुजुकी इन्वेंट्री क्यों नहीं रखता। आप बिज़नेस प्रोग्राम करते हैं, हर आदमी समझता है। देखिए, कहना बड़ा आसान होता है, बड़े इजीली कहा जाता है कि जी दुबई में आप शोरूम में जाइए, आप गाड़ी आपको हाथ के हाथ मिल जाएगी। आप अमेरिका जाइए, आपको गाड़ी हाथ के हाथ मिल जाएगी। उन इकॉनमीज़ में इंटरेस्ट रेट 2% है।
आपकी इकॉनमी में इंटरेस्ट रेट 18% से लेके 22% रेंज कर रहा है। टोयोटा हो, सुजुकी हो, होंडा हो, दे डू बिजनेस हेयर, आई डू बिजनेस हेयर। आप इधर चैनल चला रहे हैं, आप प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चला रहे हैं। अगर मैं एक गाड़ी बना के 3 महीने शोरूम पे खड़ा कर दूं कि शहजाद साहब जाएं और उनको चाबी हाथ के हाथ मिल जाए, 18% 20% से आप ज़रा लगा लीजिए, तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगा वो 2 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि 2 लाख रुपए गाड़ी हमारा कंज्यूमर देना चाहता है कि 3 महीने से बनी खड़ी थी? नंबर वन। नंबर 2, ऑन की जो बात होती है, ऑन एक रियलिटी है जब शॉर्टेज होती है, मगर आप के मुल्क का अलमिया है, ये हमारी साइकी है, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो दालें हों। हमारे यहाँ एक ब्लैक मनी है, एक पूल ऑफ ब्लैक मनी है जो जाता है किसी न किसी सेक्टर के अंदर घुस के और वहाँ पे शॉर्टेज क्रिएट कर देता है, शॉर्ट टर्म शॉर्टेज क्रिएट कर देता है। और वो जो पूल ऑफ मनी है उसको, उसका माल बेचने के लिए हमारे यहाँ माशाल्लाह शोरूम्स और ट्रेडर्स मौजूद हैं जो उनका माल बेचते हैं। एक ट्रेडर जाता है, जाके वहाँ 20 गाड़ियाँ बुक करा लेता है एक वक्त में, 20 गाड़ियाँ बुक करा के आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर दी जाती है। अगर ये रियल शॉर्टेज है, मार्केट की डिमांड मौजूद है, मैं आपको प्रूफ करके दूंगा कि पाकिस्तान की इस वक्त ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 लाख गाड़ी है। किया, हुंडई, ये सब नए प्लेयर्स के आने के बाद 5 लाख के अगेंस्ट आप 1.5 लाख गाड़ी बेच रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप अपने, अभी आपने कहा 1 से 14 तारीख तक इंडस बंद है, 15 दिन से 25 दिन तो हर प्लांट बंद हो रहा है। तो अगर कैपेसिटी मौजूद नहीं है तो वो प्लांट बंद क्यों कर रहे हैं? सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। नाइदर देयर इज डिमांड, नाइदर देयर इज डिमांड, और वो डिमांड छोड़ी नहीं गई है जो जनरलाइज महंगाई हुई है, जो डॉलर के रेट गए हैं, तो ये गाड़ी के रेट यही होने। दूसरा, शहजाद साहब कहते हैं 5000 की चाइनीज से मुलाकात हुई और हुआ, तो भाई देयर इज ए पॉलिसी, 2021 में एक पॉलिसी आई है, आप मेरे से मिल लीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में बता भी दूंगा। पापाम की तरफ से उस पॉलिसी को मैंने ही हेड किया था। आप $5000 की अगर ईवी मंगा सकते हैं तो आपको किस चीज़ से कोई इंतज़ार कर रहा है कि वो ईवी मंगाइए, उसकी सर्विस दीजिए और कस्टमर को उस गाड़ी की यूज़फुल लाइफ एटलीस्ट 5-10 साल जो पाकिस्तानी गाड़ी की होती है। मैं एक और आपको मिसाल दे देता हूँ। 1990s के शुरू में PMLN की गवर्नमेंट थी, मियाँ साहब को थोड़ा इम्पोर्टेड टैक्सी स्कीम भी आई थी, लोकल भी थी, इम्पोर्टेड भी थी, येलो टैक्सी आई थी। इस वक्त तो शायद ही कोई टैक्सी नज़र आ रही हो, मगर आज से 5 साल पहले अगर आप रोडों पे देखें तो जो टैक्सी नज़र आती थी वो थी जो लोकली मेड कार थी। सुजुकी मेरान आपको नज़र आती थी एट टैक्सी, वो करोना, वो हुंडई, वो डेबू रेसर, वो टैक्सियाँ कहाँ गई? विद इन 4 ईयर्स वो टैक्सियाँ वैनिश हो गई। आपको तो बड़ा अच्छा लगता था कि इम्पोर्टेड आएंगी, कहाँ गई वैसे वो सर? भाई वो अफगानिस्तान गई या जहाँ भी गई, बात यह है पाकिस्तान को तो उसका मैसिव नुकसान हुआ ना उस इम्पोर्ट का। दूसरा, अभी एक रिसेंट तरीन ये आ रही है कि जी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। देखें, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अभी भी सेफ्टी स्टैंडर्ड से नहीं गुजरी है और उसके अंदर बैटरी बिल्कुल कंज्यूमर के पैरों के साथ लगी होती है, उसके अंदर हल्का सा ब्लास्ट, हल्की सी कोई चीज़ डेंजरस है, और वो जब तक उसकी पूरी सेफ्टी चेक ना कर ली जाएं, ऐसी कोई सब्सिडी देना। और देखें, अगेन वही बात हो रही है कि आपकी चलती फिरती इंडस्ट्री जिसमें 2.9 मिलियन की एम्प्लॉयमेंट है, वो भी मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, मेरे साथ अलग बैठिएगा। 2.9 की एम्प्लॉयमेंट, जो हम 2.9 मिलियन की एम्प्लॉयमेंट की जो बात करते हैं, एंड वी टॉक नॉट अबाउट असेंबलर्स, दिस इज ऑल ऑटो इंडस्ट्री। अगर वो असेंबलर्स को आप बंद कर दें और आप जैसे इम्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते आप सारी गाड़ियाँ इंपोर्ट कर लें, तो मेरी फैक्ट्री, इनकी फैक्ट्री, 800 फैक्ट्रियाँ चलने की जवाब ही ख़त्म हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट इसलिए हो रही है कि टोयोटा यहाँ असेंबल हो रही है और सुजुकी असेंबल हो रही है, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। पूरी दुनिया में कार मैन्युफैक्चरिंग का मॉडल यही है, असेंबलर का काम गाड़ी को डिज़ाइन करना है, गाड़ी को असेंबल करना है और उसके की कंपोनेंट्स बनाने हैं, बाकी सारी जो है वो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसफ़र होता है। कोई दुनिया में एक कंपनी नहीं है, चाहे चाइना में हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो US में हो, कि जो गाड़ी भी खुद के एक पुर्जा खुद बना रही है। दिस इज़ द मॉडल विद विच ऑटो इंडस्ट्री ऑपरेट्स एंड दिस इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल। ठीक है, तो जो ये गाड़ियाँ बन रही हैं, इसी की वजह से वो 800 फैक्ट्रियाँ हैं कि किसी के अंदर 50 लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, किसी जगह पे 3000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, किसी जगह 500 लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, और फिर उनके सब वेंडर्स की एम्प्लॉयमेंट है। ठीक बॉस। तो दिस इज़ वेयर द सिचुएशन इज़। और गाड़ी जो है वो $5000 की चाइना में अगर मिल रही है, देखें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक गाड़ी ऐसी भी मिलती है कि जो बच्चे
चलाते हैं, अपने घर में चलाते रहते हैं, बैटरी की गाड़ी होती है, इतनी सी बैटरी लगी होती है, वो गाड़ी जो है आपको 20,000 रुपए की मिल जाएगी खिलौना। तो अगर आपको वो इंपोर्ट करना है, ज़रा इंपोर्ट कीजिए, कोई मनादी नहीं है आपको, आप इंपोर्ट कीजिए, उसको मार्केट कीजिए और देखिए आटे दाल का भाव। राइट, जल्दी से सर, यू हैव 30 सेकंड्स टू रिस्पॉन्ड। देखें, मैं एक चीज़ बता दूं, इन तमाम लोगों का हल इस वक्त मुल्क चलाने के लिए आपको डॉलर चाहिए। ठीक, समंदर पार पाकिस्तानी आपको गाड़ी के साथ डॉलर ड्यूटी देने के लिए तैयार बैठा है। ठीक। इस ट्रैक्टर के लिए जो ये सेकंड हैंड ट्रैक्टर आएगा ना, हाँ। उसके लिए भी समंदर पार पाकिस्तानी डॉलर ड्यूटी देने के लिए तैयार है। आज आपका हल ये है, आपके पेट में दर्द है, आप ये दवाई खाइए और अपने मुल्क को चलाइए। इस वक्त हमारी पोजीशन ये है, जो समंदर पार पाकिस्तानियों से मेरी बात हुई है, जिसमें दुबई में भी मेरी बात हुई है, मेरी जापान में भी बात हुई है और दूसरे ममालिक में भी बात हुई है, आज हर पाकिस्तानी हर एक गाड़ी के साथ डॉलर ड्यूटी देने के लिए मैं अगला सवाल आपसे यही करूंगा कि आखिर डॉलर ऑटो सेक्टर किस तरह पाकिस्तान में ला सकता है, लेकिन क्या हुआ है, यही रास्ता है, लेकिन हुआ ये कि हम पहले क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डिस्कस कर रहे थे और मैंने जाफरी साहब को रिस्पॉन्ड करने मैं एक बात और कह दूं, मैं ये भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। सिर्फ पिछले साल 21-22 में सुजुकी ने 1,15,000 गाड़ियां बनाई हैं, ये कह रहे हैं टोटल 1.5 लाख गाड़ियां बनी हैं। कहाँ बैठे हैं ये? मेरे पास सारे सवाई नहीं, मैं लेकर आया हुआ हूँ। भाईजान, मैंने ये कहा, मैंने सॉरी मैं क्लियर कर दूं, मैंने पिछले साल बहुत क्लियरली कहा 3 लाख प्लस गाड़ियां बनी हैं। इस साल जो 2000 बनेगी 23 में, जी 2023 में, जी 2000 अलग बात है। जी मैंने एग्जैक्टली ये बात की है, आप जरा गलत समझे। 3 लाख से ऊपर मैंने आपसे कहा है, और सुजुकी ने ये गाड़ी बनाई है, टोयोटा ने, सब ने गाड़ी बनाई है, और ऑटो इंडस्ट्री बूम कर रही थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और हो रही थी, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर है ऑटो इंडस्ट्री। अब गवर्नमेंट को जो ये टैक्स कम हो रहा है इस वक्त, जो ऑटो इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री से टैक्स नहीं आ रहा है, पेट्रोल पे लगा के और डीजल पे लगा के कहाँ तक लेके जाएंगे वो टैक्सेशन? क्या 800 रुपये लीटर बिकेगा? क्योंकि IMF तो कहती है कि ये टैक्स आपको कलेक्ट करना है। आप अपनी इंडस्ट्री बंद कर देंगे, आप अपनी टैक्स पेइंग यूनिट्स बंद कर देंगे, तो क्या नतीजा निकलेगा एंड में? अग्री, नुकसान होगा। उसका हल हसन जाफरी प्लीज। आई मीन लाइक आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको एक बीमारी होती है, जैसे सबने कहा हम ICU में हैं, ठीक है, एंड वी आर जस्ट थिंकिंग ऑफ पैनाडोल, कि मुझे ये दवा मिल जाए, ये मैं खा लूँ और मैं सांस ले लूँ। हम ये नहीं सोच रहे कि आगे उसके बाद मुझे परहेज़ क्या करना है, उसके बाद मुझे करना क्या है ताकि मैं खड़ा होकर भाग सकूँ, ना कि मैं सिर्फ रिकवरी। हम लोग रिकवरी साइड पे नहीं जा रहे हैं, वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन, शॉर्ट टर्म एवरीथिंग। लॉन्ग टर्म की तरफ हम जा ही नहीं रहे। और EV लॉन्ग टर्म है, EV इज लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास जॉब्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, इतने लोग एम्प्लॉयड हैं, दे प्रोड्यूसिंग 3 लाख 3.5 लाख गाड़ियाँ, डिमांड नहीं है। इफ देयर इज नो डिमांड देन इतनी प्राइस हाई क्यों है? 1 ठीक, aside of the dollar pricing, ठीक है। 2, आप अगर इसके बाद आपकी ग्रे इंपोर्ट्स हो रही हैं, क्रेजी ग्रे इंपोर्ट्स हो रही हैं, तो जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज बैठी हैं जो गाड़ियां ला रही हैं या जो गाड़ियां प्रोड्यूस कर रही हैं, देयर सेल ये कह रहे हैं कि 3 लाख है और 1.5 लाख की, फॉर एग्जांपल 1.5 लाख की डिमांड है, वी आर नॉट फुलफिलिंग इट, हम लोग एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं कर रहे। जो एक्स्ट्रा टाइम है, फैक्ट्री वर्क्स ऑन अ टाइम, सो एक्स्ट्रा टाइम है, व्हाई डोंट वी शिफ्ट टुवर्ड्स अ न्यू टेक्नोलॉजी? व्हाई डोंट वी शिफ्ट टुवर्ड्स, अब पाकिस्तानी बॉयज हैं, उन्होंने बाइक निकाली है इलेक्ट्रिक, हमने उनका गला घोट दिया। कोई खड़ा हुआ, कोई उठा, उसने बोला कि लेट्स गो टुवर्ड्स द फ्यूचर, लेट्स कम आउट एंड थिंक अबाउट कि आगे कैसे चलना है। ये वो उसी माफिया ने, लोगों की उसी माफिया ने गला, आप गला घोट देते हैं, ठीक है। तमाम गाड़ी बना रहे हैं ना। व्हाई? आई मीन लाइक वही वाली बात है कि हम आगे कैसे बढ़े, हम खुद ही अपना जब कवर खोद रहे हैं तो हम आगे कैसे बढ़े। जी मैं आपको थोड़ा सा इसका मैं भी रिस्पॉन्ड कर दूं। Please, sir. देखिए टोयोटा जो है वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर जो है दे आर कमिंग अप विद ए EV हाइब्रिड। व्हाई? ठीक है, अभी आप कह रहे थे कि EV की जरूरत नहीं है, देखिए मैं आपसे EV हाइब्रिड मैंने कहा, EV हाइब्रिड को चार्ज करने के लिए आपको फॉसिल फ्यूल नहीं चाहिए, वो अपने तौर पे चार्ज होती है। अभी साद ने भी ये बात कही थी कि अगर एक EV एक फॉसिल फ्यूल इंजन गाड़ी 100 रुपए की है और तो हाइब्रिड 150 रुपए की होगी और EV 200 रुपए की होगी। तो आप एक मीडियम, हर काम स्टेप से होता है, सीढ़ी चढ़नी होती है। आप अगर छलांग मारना चाहते हैं 8वीं सीढ़ी पे, पहली सीढ़ी से, तो एज यूजुअल आप गिरेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर चलाएं, उस तरफ कदम उठाएं। जी बिल्कुल लगेगा। हमारी लोग, हमारे इंजीनियर्स, हमारी जो इंडस्ट्री आपकी, दे शुड टेक बेबी स्टेप्स। बट ले तो एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, हमारी आवाम इस काबिल नहीं है कि वो EV चला सके। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, बट वी नीड टू टेक बेबी स्टेप्स। शहजाद साहब ने कहा $5,000 की गाड़ी आती है, हमें इंडस्ट्री लगाने से पहले वो 2-4 हज़ार गाड़ियाँ इंपोर्ट करें। शहजाद साहब कह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको फाइनेंस करने के लिए तैयार बैठे हैं, फाइनेंसिंग करवाइए, इनकी
पहुंच है, मंगवाइए, वो छोटी गाड़ी $5,000 वाली लोगों को बेचिए, उसका रिस्पांस देखिए। पहले हर चीज़ टेस्ट की जाती है, दवा भी जो है वो पता नहीं कितने साल टेस्ट होती है। शहजाद साहब मुझे बात कर रहे थे। दूसरी बात ये कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई फाइनेंस करते हैं, डॉलर देते हैं, ये सब कुछ करते हैं, देखें एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की स्कीम है, गिफ्ट स्कीम। वो स्कीम इस उसमें है कि वो अपनी फैमिली के लिए वो गाड़ी जो वो यूज़ कर रहे हैं, या चलिए कोई भी गाड़ी, यूज्ड गाड़ी, अपनी फैमिली अपने इस्तेमाल के लिए मंगा सकते हैं। उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको अगर आप ये कहेंगे कि वो कमर्शियल स्केल पे आने लगे और पैसा उसका बाहरी से मिले, तो देखें आप पैसा लगे या ना लगे, इलीगल वर्क इज़ इलीगल वर्क। हमें कहीं तो इथोस ड्रॉ करने पड़ेंगे। नंबर 2, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस धंधे में लगेंगे तो जो पैसा उन्होंने अपनी फैमिलीज़ के लिए भेजना है वो आपकी रेमिटेंस ड्रॉप हो जाएगी। तो डोंट से दिस कि ये कोई फ्री में हो जाएगा काम, आपकी रेमिटेंस ड्रॉप हो जाएगी। आप दुबई के मजदूर से पैसे लेंगे और वो पैसे जो हैं वो गाड़ी में लगेंगे, वो गाड़ी इधर आएगी, इधर बिकेगी, उसके पैसे उसके घर पे मिल जाएंगे, आपकी रेमिटेंस ड्रॉप हो जाएगी। 100% नहीं होगी मगर 80% ड्रॉप हो जाएगी। तो दैट इज नॉट ए सोल्यूशन विच हैज नो कॉन्सिक्वेंसेस। सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहूंगा सर। नहीं अभी रुकिए, अभी देखिए मैंने आप सबकी सुनी है, अब आपको मेरी सुननी होगी। सोल्यूशन की तरफ जाना है, हल क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? सलमान शाह साहब, पहले आपसे पूछूंगा, योर लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स, वे फॉरवर्ड क्या है? क्या ऑटो सेक्टर को हम आईसीयू से किस तरह निकालें और प्राइवेट रूम में कैसे लेकर आए? राइट, सलमान शाह साहब हम डिस्कनेक्ट हो गए। मैं ये सवाल पूछ लेता हूं अब अब्दुल रज़ाक गौहर साहब से। गौहर साहब, आपकी नजर में ऑटो सेक्टर को हम आईसीयू से निकाल के प्राइवेट कमरे में कैसे लेकर आए? हल क्या है? क्या ऑटो सेक्टर दोबारा जिंदा होकर मुल्क में डॉलर ला सकता है? रज़ाक गौहर साहब। देखिए, ऑटो सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है $5.8 बिलियन इन द इकोनॉमी, वेयर जो इंजीनियरिंग गुड सेक्टर कर रहा है 20 बिलियन। अनफॉर्चुनेटली हम आइसोलेशन में एक सेक्टर को लेके नहीं चल सकते। हम हर इंजीनियरिंग गुड्स, मैं फ्रैंकली वापडा देखूं, डिफेंस देखूं, एनएचए देखूं, सुई नॉर्दर्न सुई सदर्न देखूं, सारी निटी ग्रिटी लो टेक प्रोडक्ट्स हमारी इंपोर्ट हो रही हैं। और ये हमारे पॉलिसी मेकर्स जब तक ये होलिस्टिक इंजीनियरिंग गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को नहीं बनाएंगे, ऑटो अलोन जो है वो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं कर सकती। ऑटो हैज द कैपेसिटी टू सपोर्ट ऑल द अदर सेक्टर्स। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंपोर्टर भाई हैं वो इतने मजबूत हैं कि वो हर सेक्टर में, ऑटो तो प्रिसीजन प्रोडक्ट है, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल लो टेक प्रोडक्ट्स हमारी जो $20 बिलियन की हैं। अभी हमने कोचेस इंपोर्ट किए हैं पिछले 64 चाइना से, उनके 90% कंपोनेंट्स लोकल बन सकते थे। तो वी हैव टू रिव्यू आवर बेसिकली नेशनल अप्रोच। ठीक। और मैं फिर कहूंगा कि जहां हम बैठे हैं, किस कुर्सी पे बैठे हैं, इज इट मेड इन पाकिस्तान? जो कपड़े हमने पहने हुए हैं, जो खिलौने मेरे बच्चे जिनसे खेल रहे हैं, फ्रैंकली हम हाइपोथेटिकल की बजाय वी हैव टू बी नेशनलिस्टिक। और हम इंडिया की मिसालें तो देते हैं आज की, हम इंडिया की अगले पिछले 30 साल की मिसालें नहीं देते, जब उन्होंने एम्बेसडर पे और मारुति पे इत्तेफाक किया। तो लेट्स स्टिक टू अवर। वेल सेड सर, वेल सेड। यकीनन हमें अपनी अप्रोच को रिव्यू करने की बहुत जरूरत है। सलमान शाह साहब से योर क्लोजिंग कमेंट्स, कंक्लूड करें सर, आगे का रास्ता दिखा दें हमें, पॉलिसी मेकर्स को नींद से कैसे उठाना है? देखें, एक तो बात ये है कि यहाँ पे सब लोग जो हैं वो बात कर रही हैं कि हुकूमत को ये कर देना चाहिए और हुकूमत को वो कर देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इसमें से निकल जाना चाहिए और इसको डीरेगुलेट कर देना चाहिए, कंपटीशन बढ़ाना चाहिए। आप देख सकते हैं मोटरसाइकिलों में बहुत कंपटीशन है और उससे तरक्की भी हो रही है और चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। गाड़ियों में कोई कंपटीशन नहीं है, एक किस्म के कार्टेल्स हैं, या अगर कार्टेल्स नहीं है तो वो कोलूजन होती है प्राइसिंग में भी और कितनी प्रोडक्शन करनी है। तो अब चाइना से गाड़ियां आनी शुरू हुई हैं, उससे मेरा ख्याल कंपटीशन बढ़ेगा, तो इसको और हमें फ़रोग देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमें ये ऑटो इंडस्ट्री को इस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान की डिमांड क्या है और उसके मुताबिक हम ऐसी एक इंडस्ट्री बनाएं जो
सिर्फ पाकिस्तान के ही काबिल हो और एक्सपोर्ट करने के लिए उसमें कोई सक्कत ना हो। तो हमारा मुल्क जो है 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, तो उस लिहाज से हमें एक मैन्युफैक्चरिंग हब चाहिए और ऑटो इंडस्ट्री भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहिए ऑटो इंडस्ट्री का, और उसके लिए पॉलिसी फैसिलिटेटिव होनी चाहिए। और वो एक ही तरीका है फैसिलिटेटिव पॉलिसी का कि ओपन एंट्री हो, बैरियर्स टू एंट्री ख़त्म होने चाहिए और बैरियर टू एग्ज़िट भी ख़त्म होने चाहिए, और कंपटीशन बस कराएं। और हमारी जो लोकेशन के हिसाब से अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना चाहता है और यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहता है तो ठीक है, सीपैक के नीचे चाइना आके ग्वादर में भी बना सकता है, कराची में बना सकता है, कहीं भी बना सकता है। अगर हमारी लेबर सस्ती होगी, अगर हमारी इनपुट सस्ती होंगी, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगे। सो आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमी को हमें अब एक डिफरेंट नज़र से देखना है। सेल्फ सफिशेंसी ने तो हमें बहुत ख़राब की है। आप देख लें, अगर मैं दूसरे सेक्टर फूड सेक्टर की बात करूं तो वहाँ पे हमने फूड सिक्योरिटी के नाम पे एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह करके रख दिया, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं और हम एक्सपोर्ट एक देले की नहीं करते बट इंपोर्ट सारी दुनिया से कर रहे हैं। सो आई थिंक एक डिफरेंट व्यू पॉइंट होना चाहिए इन सारी इंडस्ट्रीज को। गवर्नमेंट के बलबोते पे ये कुछ नहीं कर सकते, इनको मार्केट के तौर पे इधर द इनपुट मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छी होनी चाहिए, यहाँ बात बड़ी कोई कंज्यूमर मार्केट हो तो उसको देखने के लिए आए। तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं इकोनॉमिक्स के उसको हमें फॉलो करना चाहिए करेक्ट एंड लेट द इंडस्ट्री फाइंड द Deregulate. सॉल्यूशंस। अगर इस वक्त डीरेगुलेट करने की जरूरत है। सर सॉरी, थोड़ा वक्त कम था, सॉरी टू इंटरप्ट। उस्मान असलम मलिक साहब, आप क्या मशवरा देंगे, आखिर में कोई दुआ देते हैं? जनाब, मेरा ख्याल है कि एक्सपोर्ट्स इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है, और अभी हमने ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स की बात की, लेकिन इसके साथ ही साथ ऑटो पार्ट्स की एक्सपोर्ट, इंजीनियरिंग ऑटो पार्ट्स की एक्सपोर्ट दुनिया में टेक्सटाइल से ज़्यादा है। हम पाकिस्तान में इतने सालों से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज लेके चलते आ रहे हैं, हमारे R&D फंड्स, हर चीज़। मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह की सपोर्ट हम ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी दें और उसके साथ OEM भी उनको अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारे पार्ट्स को एक्सपोर्ट करें, तो ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू अर्नर हमारे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए बन सकता है। तो इस मेरा ख्याल है कि इस पे गवर्नमेंट को जरूर सपोर्ट देनी चाहिए, और जिस तरह शाह साहब ने कहा, डेफिनेटली हमें खुद भी अपने पांव पे खड़ा होना है, जो कि हमारी इंडस्ट्री हो रही थी, और इंशाल्लाह अगर दोबारा से उसी तरह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती हैं तो बिल्कुल इसको डीरेगुलेट करने से हम बेहतर ही होंगे। आमीन। कंपटीशन आएगा तो हम आगे की तरफ जाएंगे। आमीन। साथ शिरानी साहब, योर क्लोजिंग रिमार्क्स सर। देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की, हमने एक चीज़ शायद बीच में स्किप कर दी कि एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी कि कंज्यूमर का बाइंग पावर है भी या नहीं है। विद दिस फाइनेंसिंग कॉस्ट एट द राइज, हम सबसे ज़्यादा तो मिडिल क्लास से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब बाइंग करता है, अपर क्लास टॉप 1% 2% जितनी भी गाड़ियाँ ले लें, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, मास में कभी भी नहीं आएगा। जो दुनिया ग्रो करती है, इंडिया की हम मिसाल लेते हैं, थाईलैंड की मिसाल लेते हैं, मिडिल क्लास की बेस के ऊपर ग्रो किया। तो आई थिंक कि कोई पॉलिसी हमें इनकी भी कोविड में बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने दी उस वक्त, कोई इस तरह की स्पेशल पॉलिसी हमें देनी चाहिए फाइनेंसिंग की, जिससे जो है सेक्टर को बूम मिले। इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी भी हो और उसको कितनी भी बढ़ा दी जाए, अगेन बात वही है कि डिमांड नहीं होगी, और डिमांड ना होने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो अफोर्डेबिलिटी बनती है। तो आई थिंक अगर ऑटो सेक्टर इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हुए फैसला करे, जो शाह साहब कह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये कि कोई ऐसी पॉलिसी फिर भी होनी चाहिए जो कि बाइंग पावर को इंक्रीज करे। जाफरी साहब, योर क्लोजिंग रिमार्क्स। आई कंकर, आई मीन लाइक मैं इनकी बात पे आई एग्री, बट अगेन मैं वही बात बोल रहा हूँ, वी नीड टू एक्ट नाउ रादर देन इट्स लेट। हमारे पास अगर कैपेबिलिटी है मैन्युफैक्चर करने की, आज एक रेडिएटर, आज एक स्प्रिंग, आफ्टर 70 years ऑफ एग्जिस्टेंस, व्हाई कैंट वी क्रिएट अ बैटरी, व्हाई कैंट वी डू दिस? हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है। अगर हम उसको क्रिएट करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस देम, हमारी खुद की कॉस्ट लो हो जाएगी, वी वोंट हैव टू रिलाई ऑन अदर कंट्रीज फॉर इट। बिल्कुल ठीक। एंड फिर हमारी उस पर फ्यूल सेविंग, कोल सेविंग, एक एवरेज ईवी 50 kilometers यूज्ड अ डे ऑन एन ईयर विल गिव यू 5 लाख से 8 लाख रुपए की सेविंग। Imagine that's just 1%.
अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाएं लग्जरी एंड पे, आई एम टेलिंग यू कि हमें अफोर्डेबल ईवीज लानी है। वी नीड टू क्रिएट दैट यू नो अ मार्केट वेयर कंपटीशन, जहां लोग लेके आए ईवीज, बाइक्स आए, लोकल प्रोड्यूस करें। आमीन, यू नो आमीन, व्हेन अल्लाह दैट इज करे गोना ऐसा हो। हैपन तभी हम आगे निकलेंगे। एंड इफ वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग ने अब चार्जर्स लग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्यों लग रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ डिमांड फॉर ईवीज। आप पंजाब चले जाएं, बहरा पे चले जाएं, देयर चार्जर्स इसलिए लग रहे हैं क्योंकि पीपल आर यूजिंग इट, दे आर रिलाइंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब, एंड दैट इज नॉट द 1%ers। ये मिडिल क्लास फैमिलीज की मैं आपसे बात कर रहा हूं। राइट, अब वक्त की कमी है, सो सॉरी जाफरी साहब। एचएम शहजाद साहब, योर क्लोजिंग रिमार्क्स जल्दी से सर। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा हुकूमत से, क्योंकि इस वक्त हमारा सारा टारगेट हुकूमत की तरफ ही है। हमें वो तमाम पॉलिसीज़ के ऊपर काम करना चाहिए जिससे इस पाकिस्तान की बका के लिए हम कुछ कर सकें, चाहे वो लोकल असेंबलर्स हों, चाहे वो हमारी साइट हो। लेकिन इस वक्त जो गाड़ियों के प्राइसेस हैं, जो ये प्राइसेस आप देखें ना, आपके पास CKD SKD असेंबलीज नहीं है, आप प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। आप क्या इंडिकेशन देना चाहते हैं? मेरी रिक्वेस्ट ये है कि फौरी तौर पे पहले तो ये, जब आपके पास CKD नहीं तो गाड़ी बनेगी कहाँ से? बेहतर ये है कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है डॉलर की, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा TR बैग गिफ्ट के तहत गाड़ियाँ हुकूमत को चाहिए, उसमें एज लिमिट कार की 3 साल से 5 साल करें। हम ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं छेड़ना चाहते। जो जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 के अंदर जो ड्यूटी स्ट्रक्चर था वो खड़ा कर दें। आपको 150 से 200 अरब इस साल में हम दे देंगे। क्या बात है, आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया अपने तमाम मेहमानों का, अब्दुल रहमान एजाज साहब, HM शहजाद साहब, सलमान शाह साहब, साद शिरानी, अब्दुल रज़ाक गौहर साहब और उस्मान असलम मलिक साहब, हसन जाफरी साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग वेक अप पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आज के शो के बाद शायद हुक्मरान होश में आ जाएं। है मुश्किल, इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम है वेक अप पाकिस्तान। प्लीज़ वेक अप। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।